चर्चा करेंगे, इसमें मैं समझता हूं कि मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर आज चर्चा की जाए, क्योंकि शारदा देवी डिग्री कॉलेज अपने आप में शिक्षा, चाहे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन हो या टीचर एजुकेशन हो, दोनों क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आज चर्चा करूंगा सिचुएशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की दशा। दूसरा हमारा जो मेन टॉपिक होगा जिस पर हम फोकस करेंगे वो रहेगा डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की दिशा, यानी कि शिक्षा की दशा क्या है एट द प्रेजेंट टाइम, शिक्षा की दिशा क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, एंड नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसा हो कि बाकी जितने हमारे लोग हैं उनकी थोड़ा सा म्यूट कर दिया जाए तो बात क्लियर चलेगा, क्योंकि 6 महीने तक हम लोगों ने जो पीएचडी में क्लासेस कराए हैं, तो हाँ जी 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 ये मैं रोशनी अहिरवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कौन है कि प्लीज जरा अपना प्रेजेंटिंग बंद कर दें और ऑडियो म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। थैंक यू सर। इसके बाद हेलो, कि एक बात मैं थोड़ी सी पीछे बताना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए सभी साथियों जो भी यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी बात सभी लोग सुन रहे हैं। तो जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं गूगल मीट को, तो इसमें एक बात है कि इसमें एक आ रहा है प्रेजेंट का, एक ज्वाइन का, आस्क टू ज्वाइन। तो ध्यान रखिए, जो भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रेजेंट पर ऑप्शन न दबाकर आस्क टू ज्वाइन करिए। बाकी जो जितने सॉफ्टवेयर हैं, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये होता है कि जब आप होस्ट होते हैं तो आपसे पूछता है वो कि क्या आप होस्ट हैं। यदि आप होस्ट हैं तो आप फिर प्रेजेंट में आप वहां जाते थे, लेकिन इस गूगल मीट के अंदर एक अलग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रॉब्लम भी हम इसको कह सकते हैं कि दोनों बने हुए हैं। यदि आप इसके होस्ट हैं, यानी कि आप इसमें अपनी बात रखने वाले हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप प्रेजेंट पे जाइए, अन्यथा आप इसमें जो है ज्वाइन टू आस्क करिएगा। ज्वाइन टू आस्क सारे लोग करें और बाकी अपने तुरंत करते अपने वीडियो और माइक्रोफोन जो है इसको ऑफ कर लीजिए। जितने लोग मुझको सुन पा रहे हैं प्लीज सभी से स्पेशल रिक्वेस्ट है, तभी आप इस वेबिनार का पूर्ण आनंद ले पाएंगे। डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी जी आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, लेकिन चूंकि आपने शेयर स्क्रीन की हुई है तो बहुत सारे लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है, तो प्लीज आप स्क्रीन शेयर ना करके आप उसमें ज्वाइन करिएगा और शेयर से लॉग आउट होकर के एक बार ज्वाइन टू आस्क पर दबाइएगा क्लिक, और अपने सारे जो है ऑप्शन ऑफ करके उसमें माइक्रोफोन और अपना कैमरा ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर। तो आज जो है हम लोग इस नेशनल वेबिनार में जो टॉपिक है बदलते पर्यावरणीय परिवेश में शिक्षा की चुनौतियां, उसमें मुख्य रूप से 4-5 बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें से पहला हमारा जो बिंदु होगा, जो टॉपिक होगा, या उसको हम कह सकते हैं सिचुएशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की दशा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन की शिक्षा की दिशा क्या होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन फॉर टीचर एम्पावरमेंट, अध्यापक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिना अध्यापक को सशक्त किए, अध्यापक को मजबूत किए, अध्यापक का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किए, हम छात्रों की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा की चुनौतियां क्या क्या रही हैं और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली क्या है, एजुकेशन सिस्टम एट प्रेजेंट टाइम। तो हम अब ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा की दशा। देखिए, आज के 5000 वर्ष पूर्व भी, मैं बहुत शॉर्टकट में बात करना चाहूंगा,
अगर शिक्षा की स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान समय में जितने ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस चल रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले अगर शिक्षा के इतिहास पर थोड़ा सा चर्चा की जाए तो वैदिक काल के समय में शिक्षा एक गुरु और शिष्य के बीच में देने की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें कोई भी संगठित विद्यालय नहीं हुआ करते थे, केवल आश्रम पद्धति में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो उस समय मानव की प्रत्येक अवस्था में एक उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्ति को समाज के साथ में या समाज को चलाने के लिए जो है शिक्षित होना अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो व्यवसायिक न होकर के धर्म प्रधान शिक्षा देने का प्रारंभ उस समय किया गया था। उस समय सांस्कृतिक, राजनीतिक और उसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा व्यवस्था को ऊपर उठाने का कार्य किया गया था। वैदिक काल के समय कोई भी डिग्री, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा आदि की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, बल्कि हाउ टू इंप्रूव योर नॉलेज की व्यवस्था की गई थी। मात्र उस समय गुरुओं के यहाँ आश्रम पद्धति में जाकर के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। एक आश्रम को दूसरे आश्रम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि 3 किलोमीटर के दूर किसका आश्रम चल रहा है, वहां पर कितने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कितने लोग वहां पर गुरुओं के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एक अपना छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था और वहीं पर शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। समय बदला, पर्यावरण में बदलाव हुआ, उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्यकता उस समय के लोगों ने की। तो जब जब जो है हमारे समाज में सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से या शिक्षा के रूप से बदलाव होता है, शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ने लगती हैं। आगे चल करके जब हमारा बौद्ध काल शुरू हुआ तो हम जो भारत की आज शिक्षा की व्यवस्था जो चल रही है संगठित, उसे हम संगठित शिक्षा का एक प्रारंभिक दौर कह सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे जो है मठों की व्यवस्था हो गई थी और विश्वविद्यालय की स्थापना, चाहे वो तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, इनकी स्थापना की गई थी और वहां पर शिक्षा व्यवस्था धर्म की, शस्त्र की, शास्त्र की देने का प्रयास किया गया था। तो समय बदला तो शिक्षा की स्थिति और परिस्थिति में बदलाव आया। धीरे धीरे वहां पर भी ये शिक्षा, शल्य चिकित्सा की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा उनके द्वारा प्रदान की गई और वहां से अच्छे अच्छे लोग निकल करके उनके शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। ये समय लंबे समय तक चलता रहा, 4-5 पीढ़ियों तक बहुत काल का समय रहा और इसके बाद में आगे चल करके जब हमारे देश में मुस्लिम का शासन हुआ तो मुस्लिम पीरियड में शिक्षा व्यवस्था का फिर से जो है परिवेश चेंज किया गया। जैसे वैदिक काल या बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली चल रही थी, इससे हट करके मुस्लिम काल के समय मकतब और मदरसों का बड़ी तेजी के साथ में स्थापना की गई और वहां पर बालकों को प्रारंभिक काल से लेकर के और माध्यमिक शिक्षा तक की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। लेकिन वहां पर भी जब पर्यावरणीय रूप से समय काल परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां उठने लगती हैं। विषयों को संगठित किया गया, लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना थी वो स्त्री शिक्षा को जर्जर कर दिया गया। आपको पता है कि हमारा देश 2 पहलुओं से लेकर के चलता है, स्त्री और पुरुष। इस समाज में जितना स्थान
पुरुष का है, कहीं ना कहीं उतना स्थान हमारा फीमेल स्त्रियों का है। क्योंकि अगर ये बात विडंबना ही हो गई है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान कभी हुआ करता था, लेकिन महिलाएं भी जो है कदम से कदम मिला करके जो है वही काम कर सकती हैं जो पुरुष करते चले आए हैं। तो शिक्षा, उसमें स्त्री शिक्षा को क्या कर दिया गया, एकदम से रोक दिया गया। रोकने का आशय ये था कि स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। जो लोग बड़े थे या जो शासक थे जिनका चल रहा था, उनके यहाँ के कुछ लोग जो जागरूक थे, शिक्षा व्यवस्था दी गई, लेकिन एक नाम मात्र की शिक्षा दी गई। चलते चलते समय काल परिस्थितियां बदलती रही और 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे देश में आकर के उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने देखा कि हमारा देश तो एक सोने की चिड़िया है। इस देश में व्यापार के साथ साथ रहा जा सकता है। इन सीधे सच्चे लोगों का साथ दे करके इस काल का अंत करके और स्वयं राज किया जा सकता है। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के समय भारत को शिक्षा व्यवस्था में एक फूट डालो और राज करो का एक स्तर दिया गया। धीरे धीरे उन लोगों ने भी कहा कि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र के धुरंधर लोग जिनका नाम हमारे जो अध्यापक या बीटीसी या बीएड के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि इस देश में मैकाले जैसे लोग आए और भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। गुड डिस्पैच लेकर के आए। गुड ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया। इसके बाद में हमारे देश में जो है प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा पर काफी दिन तक उन्होंने लोगों को सुलझाए रखा और कहा कि कुछ लोगों से तो कह दिया कि जो है पुरानी शिक्षा ट्रेडिशनल एजुकेशन को चलाया जाए, कुछ लोगों से कहा कि नहीं, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे देश के लोग आपस में लड़ते रहे, बात करते रहे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वैसी की वैसी रही जैसा कि वो चाहते थे। सन 1857 के बाद जब देश के युवक को लगा कि विदाउट एजुकेशन वी कांट सर्वाइव इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? भुवनेश्वर जी प्लीज बीच में आप हमको। नहीं सर, सुन रहा हूं मैं। ओके, थैंक यू। तो उस समय की अगर हम बात की जाए तो हमारे देश में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, जिसकी आप लोगों के जानते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, इतना बड़ा देश, उनसे रिलेटेड 24 कॉलेजेस, जिनमें नाम मात्र जितने शारदा देवी डिग्री कॉलेज में आज स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उतने इन 3 विश्वविद्यालयों में छात्र हुआ करते थे। प्रारंभ में हम आपको बता दें, बहुत छोटा सा दृष्टांत है। राम सकल पांडे जी, जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के धुरंधर विद्वान माने जाते थे, वो इस समय हमारे बीच में नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उन्होंने एक दृष्टांत में लिखा है कि उस समय जब मद्रास विश्वविद्यालय ने जो है एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उस समय 8 लोगों ने फॉर्म भरे और 8 लोगों में से 5 लोग फेल हो गए और 3 लोग पास हुए। और वहां के तत्कालीन वाइस चांसलर ने लिखा कि मद्रास विश्वविद्यालय में जिन छात्रों ने फॉर्म भरे हैं उनकी परीक्षा ले ली गई है और उनमें से उन सभी लोगों को फेल कर दिया गया है जिन्होंने 2 या 2 से अधिक स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में की है। यानी कि इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए और केवल 3 छात्रों को पास किया गया और उस सेशन में 3 लोग जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे भेजा गया। एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में यह हुआ कि अब अंग्रेजों को भगाना है किसी भी कीमत पर। क्रांति आई, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई,
जनधन की हानि हुई, लेकिन ये जो छोटे छोटे से शिक्षण संस्थान थे ये चलते रहे। इसी परिवेश में 1915 ईस्वी में जब हमारे यहाँ आप देखते हो बीएचयू की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, उस समय भारत में का जो तत्कालीन वायसराय था वो वहां पर पहुंचा उद्घाटन के लिए, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी जी से उद्घाटन करा दिया, तो जो उसने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी वो भी नहीं दिया। और हमारा जो है आज जो बीएचयू लगभग 100 वर्षों से ज्यादा कार्य कर रहा है वो वैसा का वैसा बना रहा। फिर वहां पर हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बुलाया गया, उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर ऑफ बीएचयू। और फिर इसके धीरे धीरे आपने देखा कि स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से उनको जो है राधाकृष्णन जी को आयोग बना करके उसका अध्यक्ष बनाया गया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की गई। तो ये एक हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो एक दशा है, हमको पता होना चाहिए कि कहां से चल करके जब हम 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुए और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, उनके सामने भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और पहली समस्या क्या थी कि उस समय कुछ मकतब चलते थे, मदरसे चलते थे, मठ भी चलते थे, मिशनरी स्कूल भी चलते थे, संस्कृत विद्यालय चलते थे और हमारे जो न्यू ट्रेंड एजुकेशन के विद्यालय थे वो भी चलते थे। उनको लगा कि किसको बंद किया जाए, किसको चलाया जाए, ये बड़ी समस्या हमारे स्वतंत्र भारत में प्रारंभ हुई। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी भी संस्थान को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मकतब में पढ़ना चाहता है, मदरसों में पढ़ना चाहता है या संस्कृत विद्यालयों में पढ़ना चाहता है अथवा मिशनरी स्कूलों में पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। और हमारी मातृभाषा जिसके विषय में आगे चल करके विद्यालयों में भुवनेश्वर जी चर्चा करेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसे हमारे देश में फिर से एक जब पर्यावरणीय तरीके से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बदलाव आया, तो हमारे देश के शिक्षा के सामने, एजुकेशन के सामने फिर से चुनौती खड़ी हो गई कि इस शिक्षा को कैसे चलाया जाए। इसको चलाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले 1949 में राधाकृष्णन कमीशन बनाया गया और उन्होंने कहा कि भारत की उच्च शिक्षा को कैसे चलाया जाए, उसको सुधार कैसे किया जाए, महाविद्यालय कैसे खोले जाएं, विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में कैसे की जाए, विश्वविद्यालयों तक छात्रों को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ड्रॉप आउट ज्यादा था। लोग कक्षा 5 पास करके, 8 पास करके, हाई स्कूल पास करके आगे की शिक्षा ग्रहण करते ही नहीं थे। इस पर सरकार ने सिफारिश मांगी, राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश दी, लेकिन कमोबेश स्थितियां वही रही जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहले थी। 52-53 में मुंडालियर कमीशन बना, आयोग बना, आपको पता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा की गई और हायर एजुकेशन की तरह ही माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए जो सिफारिश मांगी गई, तो उसमें भी कई सिफारिशें दी गई जो आज तक भी नहीं लागू हुई हैं। हालांकि कई सिफारिश लागू की गई हैं जो माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने, नो डाउट ऊंचा उठाया है, लेकिन कुछ सिफारिश ऐसी थी कि आज आप देख लीजिएगा कि 70 वर्षों के बाद भी वो लागू नहीं हो पाई है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, प्रशासन बदलता गया, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वान सिफारिश करते गए, लेकिन वो जमीनी स्तर पर उतर करके नहीं आया। 1964 और 66 में भारत की सर्वांगीण शिक्षा व्यवस्था की सुधार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक कमीशन बनाया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन था, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता। तो ये शिक्षा की दशा के क्षेत्र में, जिसमें सर्वांगीण शिक्षा के विषय में बात की गई कि बेसिक एजुकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन के शिक्षकों की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन के स्कूल कितनी दूरी पर खोले जाने चाहिए, उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए,
माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की जानी चाहिए, उनके शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, उन शिक्षकों की नियुक्ति करने की स्थितियां क्या होनी चाहिए, गांव में विद्यालय कैसे खोले जाएं, उनके जो अन्य गरीब हैं या जो बड़े रिमोट एरिया में गांव हैं उनको ला करके कैसे हॉस्टल में रखा जाए, और इसके बाद उच्च शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी राष्ट्र और देश का अगर सही निर्माण करना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करके ही हम उस राष्ट्र और देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। और अगर किसी राष्ट्र को अथवा किसी देश को या किसी प्रदेश को नष्ट करना है तो उससे युद्ध न करके सिर्फ और सिर्फ उसकी बेसिक एजुकेशन को दूषित कर दिया जाए, उसकी बेसिक एजुकेशन को न पढ़ाया जाए, तो आगे आने वाले 20 साल में स्वतः ही वो प्रदेश अथवा वो देश, वो राष्ट्र, वो कंट्री नष्ट हो जाएगी। क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में अगर फर्क करने का कोई सशक्त माध्यम है तो वो हमारी शिक्षा ही है, एजुकेशन है। तो कोठारी कमीशन हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में एक आगे कदम बढ़ाया गया। इसके बाद में कई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी जी ने एक पहल की थी, और आज अगर हम देखें 29 जुलाई को, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लगभग 34 वर्षों बाद फिर से एक जो है नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने जो है लॉन्च किया है। तो ये हमारा एक छोटा सा 5000 वर्ष पूर्व जो शिक्षा का एक पुरोधा व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, देश के उत्थान के लिए बोया गया था, वो स्थिति आज जब हम देश की बात करें, देश छोड़ दीजिए प्रदेश की बात करें, तो हमारे प्रदेश में 32 से लेकर के 34 राज्य और प्राइवेट जो है विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। कई हजार कॉलेज, 40,000 से ज्यादा कॉलेज काम कर रहे हैं, और ये इनका केवल काम क्या है? शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना, राष्ट्र का निर्माण करना। देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो सरकारें हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा व्यवस्था देना, शिक्षा व्यवस्था देना, चिकित्सा व्यवस्था देना। और जब ये सरकारें, ये सरकार का काम है। आज जो हमारा शारदा देवी डिग्री कॉलेज समाज के लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, ये शारदा देवी डिग्री कॉलेज के मैनेजर तेजिंदर सिंह को क्यों आगे आना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकारें सबको शिक्षा देने, हायर एजुकेशन की शिक्षा देने में वंचित रही हैं या असफल रही हैं। तो ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसी तरीके से सुरक्षा के क्षेत्र में हुआ, क्योंकि सुरक्षा देने का काम, शिक्षा देने का काम, चिकित्सा देने का काम उन सरकारों का होता है जिस प्रदेश में वो जनता निवासित होती है। तो वर्तमान में आज जब हम ये इन विद्यालयों को देखते हैं तो हम उनको नहीं भूल सकते हैं जो कि एक आश्रम पद्धति में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये हमारा क्या था? सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे शिक्षा की दिशा। देखिए, शिक्षा की दिशा देना ये उत्तरदायित्व आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो मात्र और मात्र केवल संस्थानों का नहीं है। माय पॉइंट ऑफ व्यू, शिक्षा को एक सही दिशा तभी दिया जा सकता है जब कम से कम इसमें 4 मूलभूत आधारभूत पिलर एक साथ मिलकर के काम करें, जिसमें सबसे पहला अहम रोल आता है, वो रोल है आपका सरकारों का, प्रशासन का, चाहे वो सेंट्रल केंद्र की गवर्नमेंट हो या राज्य की हो। अगर उसकी पॉलिसी, उसकी नीतियां सरल हैं, स्पष्ट हैं, बहुत कठिन नहीं है, संस्थानों को खोलने के लिए सुलभ संसाधन दिए जा रहे हैं, तो एक तरीके से शिक्षा की दिशा को सही तरीके से एक कदम आगे सेट कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षक। देखिए, हम कितना भी अच्छा क्यों न संस्थान बना लें, हम संस्थानों में उसे संगमरमर ही क्यों न लगा दें,
लेकिन अगर वहां पर अच्छे शिक्षक नहीं है, वहां पर क्वालिटी बेस वो शिक्षक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके नहीं आए हैं, तब भी जो है हम एक अच्छी शिक्षा को दिशा प्रदान नहीं कर सकते। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, इनकी भी जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षा को दिशा, एक डायरेक्शन देने में अपनी अहम भूमिका होती है। इसके बाद में चौथा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो है करिकुलम। देखिए, समय के साथ अगर हम पाठ्यक्रम को परिवर्तित नहीं करेंगे, देखिए जब हम लोग बीएड करते थे उस समय प्राइवेट कॉलेजों का कॉन्सेप्ट नहीं था, या जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय केवल सरकार ही, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और उसी में शिक्षा व्यवस्था होती थी। जब सरकारें, देखिए शिक्षा की दिशा को नियंत्रित करने में या बिगाड़ने में केवल सरकारों के साथ साथ हम लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, जैसे बढ़ती जनसंख्या, इसके साथ साथ गरीबी, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिसके कारण हमारे देश की शिक्षा की दिशा सही तरीके से सेट नहीं हो पाई है। लेकिन हम इसके साथ साथ स्वयं इस बात के भी जिम्मेदार हैं कि जागरूक नहीं रहे। तो अगर ये चारों पिलर, जिसके अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, स्टूडेंट और करिकुलम, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए, इनके बीच में एक तारतम्यता लाई जाए, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड करिकुलम या ट्रायंगल के अंदर रखा जाए, तो हम अपने देश की ट्रेडिशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में हम बदलाव करके शिक्षा व्यवस्था की दिशा को सेट कर सकते हैं। इस पर बहुत समय तक बोला जा सकता है, लेकिन केवल मैंने डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन के विषय में हमने बात की। आगे बात करते हैं, देखिए जो हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं वो है अध्यापक सशक्तिकरण के लिए शिक्षाएं। देखिए अभी तक आपने कई चीजें सुनी होंगी, जैसे मैंने अध्यापक सशक्तिकरण जो शब्द जोड़ा है, ये क्यों जोड़ा है आप इसको समझ लीजिए कि रोल ऑफ वैल्यू ऑफ टीचर एम्पावरमेंट, या हम बात करें कि एजुकेशन फॉर टीचर एम्पावरमेंट। देखिए आज के परिवेश में शिक्षकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सहारा देवी में पढ़ाने वाले शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं है, या विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, ईच एंड एवरीथिंग। उसका रीजन क्या है कि शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना और शिक्षा देना। आज के प्रारंभिक दौर की शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई हो अथवा प्राइवेट तंत्र से जुड़ी हुई हो, वो शिक्षा व्यवस्था कम और सामाजिक कार्यों या सरकार के कार्यों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। शिक्षकों को मजबूत करने की तब बात आती है, सशक्तिकरण की बात तब आती है जब हमें दिखाई देता है कि कोई निर्बल है। देखिए महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, उनको सशक्त बनाया गया, उनको आरक्षण दिया गया। उनको पहले क्या था कि कुछ विषयों में फीमेल को जाना रिस्ट्रिक्शन था, जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें, वहां पर अगर 120 सीटें हैं तो 120 के 120 मेल पढ़ते थे, क्योंकि वहां ये कहा जाता था कि एग्रीकल्चर फील्ड में फीमेल का कोई काम नहीं है। तो हमने एक पहलू को तो पहले ही छोड़ दिया। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर संगीत की बात आती है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फीमेल ही जाएगी। होम साइंस की बात आती है तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वहां पर तो फीमेल ही पढ़ेगी, वहां मेल का कोई काम नहीं है। लेकिन आपने देखा कि होम साइंस पढ़ना अलग चीज है, बाकी हमारे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहां पर जो शेफ हैं, जो भोजन बनाते हैं, वो कौन है? मेल। तो ये इतने वर्षों तक टैलेंट को छुपाए रखा और टैलेंट को एक जेंडर के रूप में हमने बांट दिया कि ये कार्य केवल मेल कर सकते हैं और ये कार्य केवल फीमेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शिक्षक को
हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, पहले जैसे शिक्षक भी नहीं है, पहले जैसे संस्थान भी नहीं है और पहले जैसे स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमें अपने संस्थान को मजबूत करने से पहले शिक्षकों को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। आज के परिवेश में कोई भी शिक्षक हो, वो शिक्षण कार्य करने के लिए तब आता है जब वो सभी क्षेत्रों से असफल हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, मुझे टीचर ही बनना है, तब आकर के आप शिक्षण प्रशिक्षण में प्रवेश लेना चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत हम वेदों के समय शिक्षक को देखें तो आपको पता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु ही सब कुछ था। इसके बाद में उपनिषद में अगर शिक्षकों की बात की जाती है तो शिक्षक के नाम से शिष्य जाना जाता था। हर व्यक्ति कहता था उस समय कि मैं परशुराम शिष्य, या मैं दो शिष्य अर्जुन, मैं परशुराम शिष्य कर्ण, मैं वशिष्ठ शिष्य श्री राम। यानी कि गुरु के नाम से उसकी योग्यता को जोड़ा जाता है। आज के शिक्षकों की बदलती परिवेश में आप देखो कि शिष्य के नाम से क्या जोड़ा जाता है, गुरु का नाम जोड़ा जाता है। शिष्य हाई स्कूल तक पढ़ा है और आपने देखा कि वो राज्य मंत्री बन गया, तो उस हाई स्कूल तक पढ़ाने वाला शिक्षक क्या कहता है कि मैंने उनको पढ़ाया। पहले क्या होता था, व्यक्तित्व और कार्यों के आधार पर, गुरु की ज्ञान के आधार पर शिक्षक छात्र को पहचान मिलती थी, और आज छात्र के आधार पर शिक्षक पहचान लेने का प्रयास है। तो कहीं ना कहीं हम निर्बल हो गए। तो सबसे पहले हमें अध्यापक सशक्तिकरण यानी कि टीचर्स एम्पावरमेंट की भी बात करनी होगी, और जिसमें एम्पावरमेंट करने के लिए हम सरकारी संस्थानों की बात नहीं करते, हम प्राइवेट संस्थानों की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा का कार्य बीएड चाहे आप शारदा देवी डिग्री कॉलेज से करके आइए, चाहे कैंपस से करके आइए, चाहे बीएचयू से करके आइए, या आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करके आइए, उसकी मान्यता एक जैसी है। बस काबिलियत क्या है कि अगर आप अच्छे संस्थान में पढ़े हैं तो आपको पता है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, आप अच्छे संस्थान में पढ़े हैं तो आपको पता है कि प्रैक्टिस टीचिंग क्या है, आप अच्छे संस्थान में पढ़े हैं तो आपको पता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल इन क्लासरूम टीचिंग, कक्षा आप अपने कौशलों का विकास कैसे कर सकते हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो मार्कशीट, और इसके बाद भी आप सिस्टम में आ गए, शिक्षक बन गए, तो फिर कम से कम 30 से 40 वर्षों तक आप उस सिस्टम व्यवस्था को क्या करेंगे, दूषित ही करते जाएंगे। और हम कितने भी वेबिनार बदलते पर्यावरणीय परिवेश में शिक्षा की चुनौतियां करते रहें, लेकिन जब हमारा शिक्षक ही योग्य नहीं होगा तो शिक्षा व्यवस्था उचित नहीं हो सकती। अब योग्यता की क्राइटेरिया हम आपको बता दें, अब सैलरी से डिफाइन की जाने लगी। जिस शिक्षक को जितना अधिक वेतन मिलता है उस शिक्षक को उतना ज्यादा योग्य माना जाने लगा है। चाहे ट्यूशन की व्यवस्था हो, अगर किसी के सामने 500 साइकिल या बाइक खड़ी हुई है तो हम बिना पूछे भागम भाग उसी के यहाँ ऑनलाइन करा लेते हैं, क्योंकि उसके यहाँ क्या है, भीड़ ज्यादा है। तो हमें सबसे पहले इस बात को अलग रखना चाहिए कि ज्ञान ज्ञान है, शिक्षा शिक्षा है, और अन्य सुख सुविधाओं और भौतिक की चीजें अलग होती हैं। हालांकि बिना उसके जीवन चल पाना संभव नहीं है, लेकिन जितना उत्तरदायित्व शिक्षकों का और छात्रों का पठन पाठन का है, उससे कहीं ज्यादा उत्तरदायित्व उन इंस्टीट्यूशंस के चलाने वाले जो हेड हैं, विश्वविद्यालय को चलाने वाले जो कुलपति लोग हैं, महाविद्यालयों को चलाने वाले जो मैनेजर हैं, उनको भी अपने शिक्षकों के प्रत्येक स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। तो ये अध्यापक को सशक्त करना अत्यंत आवश्यक होगा। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर चर्चा करना चाहेंगे कि चैलेंजेस ऑफ टीचर एजुकेशन।
इस समय अध्यापक शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ये समझना होगा सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी शिक्षकों को और सभी पीपल टीचर्स को जो जुड़े हुए हैं। सर आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? डॉक्टर भुवनेश्वर सुन पा रहे हैं सर, बहुत 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 अच्छी जा रही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली जहां पर हम एक तरीके से भागम भाग जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक महाविद्यालयों में 1000, 1200, 1500 प्रवेश हो जाएं, वहां पर धीरे धीरे शिक्षा की गुणवत्ता में जो है ह्रास होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। एक समय था जब हम लोग यही अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत बीएड करते थे, तो बीएड के अंतर्गत हम लोग जब देखते थे कि टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये पेपर हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद में इन पेपरों का क्या आशय है जो बीएड में रखा गया है, क्योंकि बीएड में आने वाला छात्र वो आर्ट्स स्ट्रीम का भी होता है, कॉमर्स स्ट्रीम का भी होता है, साइंस स्ट्रीम्स का भी होता है और एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स का भी है। लेकिन कभी उसने सोचा नहीं कि साइंस वाले को टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी यानी उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका क्यों पढ़ना आवश्यक है। एक साइंस के टीचर्स को मनोविज्ञान का विषय पढ़ना क्यों आवश्यक है। एक साइंस के या आर्ट्स के छात्र को भारत में शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली को पढ़ना क्यों आवश्यक है, और एक साइंस के शिक्षक को जो इस समय ट्रेनिंग लेने आया हुआ है उसको टेक्नोलॉजी पढ़ना क्यों आवश्यक है। मित्रों, बुरा नहीं लगना चाहिए, कुछ संस्थानों को अगर छोड़ दिया जाए आज के परिवेश में। वो बात अलग थी कि जब हम लोग बीएड करते थे या बीटीसी की केवल 6000 पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी बात नहीं है, 2000 के विषय की मैं बात कर रहा हूं। 6000 सीटें हुआ करती थी 100 हर डाइट पर, 12 से 14,000 केवल बीएड के छात्रों की सीटें हुआ करती थी। इतना बड़ा कंपटीशन था। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अलग अलग बीएड के टेस्ट करा करके एडमिशन लेना कठिन हो जाता था। बड़ा ऐसा लगता था कि सीटें बढ़ा दी जाएं, बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत लोग बीएड नहीं कर पाते हैं। सीटें बढ़ाई नहीं, 50,000 हुई, 70,000 हुई, 1 लाख हुई, 1.25 लाख हुई, और आज की स्थिति आप देख रहे हो कि 1,75,000 सीटों के सापेक्ष अभी 9 अगस्त को हम लोग 4,75,000 छात्रों का टेस्ट कराने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के निर्देशन में। तो ये क्या था कि बढ़ती जनसंख्या में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। एक सही सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन इनका जब हम मूल्यांकन करते हैं, इन शिक्षकों का मूल्यांकन करते हैं, पहले तो 1 साल का बीएड होता था सॉरी, पाठ्यक्रम को चेंज किया गया कि एक अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब वो 1 वर्ष तक सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई करे और दूसरे वर्ष तक प्रायोगिक रूप से पढ़ाई करे। ऐसा शिक्षक जो कक्षा में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद इंटर्नशिप के रूप में वो विद्यालय में जाए। इसकी सोच क्या थी हम आपको बता दें। हर व्यक्ति एक अच्छे डॉक्टर से दवाई कराना चाहता है, हर व्यक्ति अगर किसी केस में फंसता है तो अच्छे वकील के पास जाना चाहता है। तो फिर हर पेरेंट्स जब उसका बच्चा पढ़ता है तो एक अपने अच्छे शिक्षक के पास ही जाना पसंद करता है, भले वो कैसा ही पढ़ा। और अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब वो सैद्धांतिक रूप से पठन पाठन करने के बाद व्यवहारिक रूप से पठन पाठन की प्रक्रिया से गुजर करके आया। मित्रों, आज मुझे इसमें कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि एनसीटी, यूजीसी और यूनिवर्सिटियों के जो इंटेंसिव 2 महीने और 4 महीने की शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में रखी गई है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उस समय छात्र अपने घर में रहता है, विद्यालयों से प्रमाण पत्र बनवा कर लाते हैं, और छात्र को यह भी नहीं पता होता है कि विद्यालयों की असेंबली कैसे करवानी है, बच्चों के एडमिशन फॉर्म कैसे भरने हैं। ये क्या है? शिक्षक सशक्तिकरण का एक टूर है कि हमें प्रवेश कैसे लेना है, हमें उनकी टीसी कैसे काटनी है,
हमें उनका अटेंडेंस रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, हमको अपना लेक्चर कैसे देना है, हमें अपने विषयों को प्रीवियस नॉलेज के साथ कैसे जोड़ना है। तो मित्रों, ये क्या है, एक प्रमाण पत्र लेने के बाद बेरोजगारी के क्षेत्र में और हमारा देश बढ़ता चला जा रहा है। उसका कारण है कि मुझे पता है कि मैं केवल हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ हूं और आगे की शिक्षा नहीं है, तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूं, मैं छोटा रोजगार कर सकता हूं, मैं प्रत्येक दिन कोई गाड़ी चला करके अपना जीवन यापन कर सकता हूं। लेकिन वही व्यक्ति, योग्यता उतनी ही है और हम उन्हें जब उसको बीएड और एमएड की या बीएससी और एमएससी की अथवा बीटेक और एमटेक की या बीबीए और एमबीए की जब डिग्री दे देते हैं और वो इस सिस्टम में आता है, कंपटीशन में आता है और कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो फिर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था नीचे का नीचे चलती चली जाती है। तो मैं कम से कम विश्वविद्यालय के जितने भी यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो शिक्षक हैं, अथवा देखिए ये बात अलग है, आप कहते हो कि बहुत से लोगों से हमने सुना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमको कम पैसा देता है तो हम उतना ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। जब आपने एक बार असाइनमेंट कर लिया, आपको जबरदस्ती तो नहीं पढ़वा रहा, आपकी बात हो गई कि मैं 1 लाख रुपए पे काम करूंगा, मैं 50,000 रुपए पर काम करूंगा, मैं 10,000 रुपए पर काम आपको कराया जाएगा, लेकिन इसके बाद शिक्षण का कार्य उस पर से बाधित नहीं होना चाहिए, तभी हम एक निस्वार्थ शिक्षा दे सकते हैं। तो हमें संख्या बढ़ाने के साथ साथ अगर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को देखने का प्रयास करेंगे, तो सबसे बड़ी आपकी ये है कि हम प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ने नहीं आते। आज कैंपस में भी लोग कहते हैं कि सर प्रवेश लेने के बाद हमें क्या करना होगा, तो हम लोग कहते हैं कि प्रवेश लेने के बाद में क्या करना होता है। और सचकांत एक जीता जाता उदाहरण आपके यहाँ स्टूडेंट है, और भी लोग जुड़े होंगे, आई डोंट नो, मेरे पास नाम इसमें लिस्ट नहीं है, लेकिन जो सरकारों ने 75% की अटेंडेंस, जो सरकारों ने या यूजीसी ने इंटर्नशिप या जो प्रैक्टिस टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखे थे, वो हमारे कैंपस से ज्यादा सुनियोजित तरीके से अटेंडेंस भर करके हमारे विश्वविद्यालय में आती है। कैंपस के बच्चे तो रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे संस्थान जो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को, आई एम सॉरी टू से, कि कम से कम 50% हर संस्थानों की जिम्मेदारी है कि फीस लेने के बाद छात्रों को आना चाहिए। अब समस्या है कि छात्र आना नहीं चाहता है, छात्र पढ़ना नहीं चाहता है, शिक्षक पढ़ाना भी चाहता है, तो पढ़ाए किसको जब छात्र आते ही नहीं है। तो एक बार जब पूरे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सभी कॉलेज कम से कम ये कहेंगे कि चलिए अगर आप लोकल के हैं, आप 75% नहीं 40% आप विद्यालय में आएंगे, आपकी व्यवहारिक चीजें होंगी, आप जानेंगे समझेंगे, तब जाकर के कहीं हमारे जो है चैलेंजेस ऑफ टीचर एजुकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। नहीं तो नई शिक्षा नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों ना आ जाएं, हम उनके तोड़ को, उनके जोड़ को ढूंढ लेंगे और शिक्षा व्यवस्था का मजाक ही बन करके रह जाएगा। आगे चल करके वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम बात करें कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, दोस्तों पूरा विश्व जब इस कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, वो सारदा देवी डिग्री कॉलेज हो, वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हो, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, वो जेएनयू हो, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, डजंट मैटर, प्रत्येक संस्थान बंद पड़े हुए। अच्छे अच्छे रिसर्चर्स इस महामारी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, छात्रों के प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और आगे आकर के भी जब ये खत्म हो जाएगा, तो लोग
बाहर निकलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले 1 वर्षों तक हमारी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी। ऐसी परिस्थितियों में एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते, एक जिम्मेदार मैनेजर होने के नाते, एक जिम्मेदार छात्र होने के नाते और एक जिम्मेदार सामाजिक अभिभावक होने के नाते वो कितना मजबूत था। नो डाउट सरकारी पद्धति में सरकारें सैलरी दे रही हैं, विश्वविद्यालय सैलरी दे रहा है। प्राइमरी स्तर पर ऐसे विद्यालय जहां पर 3-3 महीने की फीस जमा की जाती थी, उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन ऐसे संस्थान जहां पर पूरे सत्र की सैलरी एक बड़े रूप पर ली जाती है, विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे हैं, तो पूरी नहीं लेकिन ऐसे शिक्षकों के भरण पोषण के लिए उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए। और हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है दे भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जब हमारे विश्वविद्यालय में ये चीजें आती हैं कि 18 मार्च से लेकर के और जुलाई तक 50% ऐसे शिक्षक जिनका केवल जीवन यापन करना विद्यालय ही थे और लॉकडाउन हो गया, अगर उन्हें एक भी पैसा 4 महीने से नहीं मिला है, तो फिर वो बदलते पर्यावरण के परिवेश में शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा नहीं करेंगे। वो बदलते पर्यावरणीय परिवेश में क्या करेंगे? मनरेगा में नौकरी करने का प्रयास करेंगे। वो रात में पेपर बेचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मजबूरी है। सबसे पहले क्या है? पेट है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बिना शिक्षक के एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, बिना छात्र के एक अच्छा छात्र, बिना मैनेजर के विद्यालय नहीं, आप कहां पढ़ा लेंगे? विद्यालय है, छात्र है, शिक्षक नहीं, आप कहां पढ़ा लेंगे? छात्र है, शिक्षक है, विद्यालय छात्र नहीं, आप कैसे पढ़ा लेंगे? इन तीनों ध्रुवों में थोड़ा सामंजस्य स्थापित किया जाए तो ये त्वरित रूप से जो शिक्षा की व्यवस्था है इसमें सुधार किया जा सकता है। महोदय, 29 जुलाई की अगर हम चर्चा करते हैं, जो बड़ी जोर शोर से केंद्र सरकार के द्वारा हमारी नई शिक्षा नीति लाई गई है, वो पूर्ण रूप में उसका बदला चेहरा अगले 5 साल में मिलेगा। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां वहीं खड़ी हो जाती हैं। इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा का फॉर्मेट था 5th, 8th, 12th, बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी, इसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अभी बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े शिक्षाविद इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे संस्थान जो अपना रेवेन्यू स्वयं जनरेट करते हैं, वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे चलाएंगे, इस पर अभी कई चर्चा होनी है और शुरू होगी। लेकिन मैं कुछ चीजों को इस विषय पर हम बता दें, आगे की बात डॉक्टर भुवनेश्वर जी आपको इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नीति जो 10+2 था, जिसमें हम लोग पढ़ करके आए हैं, उसके फॉर्मेट को
पूरी तरीके से बदलने का प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 5+3+3+4 का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें 5 वर्षों में प्री प्राइमरी एजुकेशन, नेक्स्ट 3 years फॉर फाउंडेशन स्टेज, अगले 3 वर्ष क्लास 3rd to 5th, नेक्स्ट 3 year 6th to 8th, नेक्स्ट 4 year 9th to 12th की शिक्षा व्यवस्था के रूप में क्राइटेरिया को बांटा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई है वो ये है, अब इसका अगर उपयोग किया जाएगा, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम इस चीज को कह सकते हैं, मेरे पास एक गिलास रखा हुआ है कि गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है। उत्तर तो एक ही आता है, लेकिन नजरिया हमारा अलग अलग होता है। तो कहने का आशय ये हुआ कि कुछ पॉइंट सरकार ने लोगों के हित की चर्चा करने की बात की है इसके अंतर्गत, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो हो सकता है। हमारे देश में पहले व्यवस्था जो शिक्षा की थी हायर एजुकेशन में, वो क्या था कि अगर आप बीए कर रहे हैं और 2 वर्ष पूरा पास करने के बाद अगर आप उसमें से फाइनल नहीं कर पाते हैं तो आप इंटरमीडिएट माने जाएंगे। सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, 2 वर्षों तक अगर उसने मेहनत की है, उसने पैसा लगाया है, तो उसको उस तरीके का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत डिग्री उसी को दिया जाएगा जो निर्धारित 3 वर्ष या प्रोफेशनल 4 वर्ष के कोर्स को पूरा करेगा। लेकिन कोई आफ्टर इंटरमीडिएट अगर वो बीए बीएससी में फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेता है और सेकेंड ईयर में किन्हीं कारणों बस उसकी नौकरी लग जाती है, अथवा वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है या फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण वो नहीं पढ़ पाता है, तो सरकार ने कहा है कि अब उसे पहले सर्टिफिकेट जो है उसे जो है दे दिया जाएगा कि ये जो है स्नातक का सर्टिफिकेट कोर्स इसने पूरा कर लिया है, क्योंकि इसने 1 साल पास कर लिया है। इफ द कैंडिडेट हैज बीन कंप्लीटेड 2 year कोर्स आउट ऑफ 3 year और फाइनल नहीं कर पाता है, वो छोड़ देता है, तो उसको एक डिप्लोमा के रूप में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और डिप्लोमा में मान लीजिए बीटेक 4 साल का नहीं कर पाया, 2 ही साल का किया, तो वो एक टेक्निकल व्यक्ति कहलाएगा, वो एक टेक्निकल छात्र कहलाएगा, बीबीए का, बीसीए का। और उसके आधार पर जो छोटे मोटे स्तर के लोग हैं, जैसे टेक्निकल रूप से प्राइवेट की दुकानें हैं, शॉप हैं, हमारे कंप्यूटर की दुकानें हैं, वो अपने उस डिप्लोमा का दिखा करके कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैंने डिग्री तो नहीं की है, मैं 4 साल नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास ये डिप्लोमा है, आई एम ए स्किल्ड पर्सन, और आप हमको इस छोटे कार्य के लिए इस छोटे डिप्लोमा का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि वो तो पहले 2 साल पास करने के बाद में इंटर ही माना जाता था, तो उस डिप्लोमा का सही उपयोग कर सकता है, बशर्ते जब हमारे इंस्टीट्यूशन ईमानदारी के साथ काम करें। इसी तरीके से जब वो 3 साल या 4 साल पूरा कर लिया जाएगा तो उसको डिग्री दी जाएगी। और ये कहा गया है कि शिक्षक बनने के लिए डिग्री ही आवश्यक होगी, शिक्षक बनने के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज भी समाज में शिक्षक को सर्वोपरि रखा गया है कि शिक्षक ही एक ऐसा वो टूल है और साधन है कि आने वाले किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और नीतिगत ढांचे को बदल सकता है, बशर्ते अगर वो अच्छा शिक्षक हो तो। और अगर अच्छा शिक्षक नहीं है, अच्छा शिक्षक इनका मतलब ये नहीं है कि वो 20 लाख की गाड़ी से आता हो, अच्छा शिक्षक का मतलब नहीं है कि वो रेमंड्स की शर्ट पहनता हो, अच्छा शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि वो जो है वुडलैंड के जूते पहनता हो। पहनता है तो ठीक बात है, तो फॉर सो गुड, क्योंकि शिक्षक भी ऐसा नहीं है कि धोती कुर्ता पहन करके आए। जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि पहले साधुओं का मतलब क्या होता था, लाल कपड़ा पहनना। साधुओं का मतलब क्या होता था, भिक्षा मांगना। साधुओं का मतलब क्या होता था कि फकीर होना। उन्होंने कहा आज के परिवेश को उन्होंने बदल दिया है। साधुओं का मतलब है स्ट्रांग होना, साधुओं का मतलब है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यवसायिक रूप से मजबूत होना, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना। तो शिक्षक का मतलब भी है वो क्या है, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, विषय के रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर आपको विषय का ज्ञान है, अगर आपका नया पाठ्यक्रम है, अगर आप देखिए जितना उत्तरदायित्व अपने शिक्षक का ध्यान रखने का इंस्टीट्यूशन का है, उतना ही उत्तरदायित्व उस शिक्षक का अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए।
क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन अच्छा चलेगा, इंस्टीट्यूशन में आप अच्छा पढ़ाएंगे, इंस्टीट्यूशन में अच्छे प्रवेश होंगे, इंस्टीट्यूशन का अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, वो आगे जाकर के नौकरियां पाएगा, आपका नाम करेगा, स्वाभाविक है आपके दरवाजे पर भीड़ लगी रहेगी, आप अपने ट्यूशन के रूप में, अपने कोर्स के रूप में पढ़ाते रहेंगे। और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है कि आप प्रवेश लेकर के बच्चे को छोड़ दें, या शिक्षक सैलरी लेकर के पढ़ाने ना जाए कि आराम को दे दो, हम दुकान पर बैठ रहे हैं, हम टीचर भी चल रहे हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था दूषित हो जाती है। तो महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई है, ये अगर इसके कुछ पॉइंट आगे जाकर के लगाए जाएंगे, अभी भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटी, भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भारत में स्टेट यूनिवर्सिटी, भारत में ऑटोनॉमस कॉलेजेस, भारत में एफिलिएटेड जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय, भारत में हमारे स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय, सर लगता गलती से एग्जिट हो गए कहीं। कहीं वो उनका कुछ कहीं से उसका ऑफ हो गया, जिससे वो निकल गए, अभी फिर ज्वाइन कर लेंगे वो। सर जब तक आप भुवनेश्वर से जब तक आप स्टार्ट कर देते बीच में। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है क्या? यस सर, सुनाई दे रही है। क्लियर आ रही है या स्लो आ रही है? स्लो आ रही, थोड़ी सी स्लो आ रही है। अच्छा, एक्चुअली में क्या है ना कि मैंने एक स्पीकर लगा रखा है, अभी मैं ये सारी टेक्नोलॉजी में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं भुवनेश्वर सिंह मस्तेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी झांसी से बात कर रहा हूँ। और आज का जैसा कि विषय है, ये जिस प्रकार परिदृश्य है, इसमें शिक्षा की चुनौतियाँ, इस पर आज हमको डिस्कस करना है। और सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय शारदा देवी डिग्री कॉलेज के प्रबंधक जो है बस्ती जी, हमारे परम मित्र जो है श्रीजेंद्र जी, और यहाँ के जो है मैनेजमेंट कमेटी है, मेरे बहुत सारे शिष्य यहाँ पढ़ा रहे हैं। राम संजीव निरंजन की मैं बात कर सकता हूँ, उसके बाद में अमित की बात कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे मेरे छात्र हैं जो यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि बहुत बढ़िया शिक्षण कार्य करें और अपने साथियों या अपने जो छात्र हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उनको ज्ञान प्रदान करते रहें जो आगे काम में आए। देखिए, इसमें दो विषय हैं। सबसे पहला विषय हमारा ये कि हमारा जो पर्यावरण है, परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा माइक पास में कर लीजिएगा सर प्लीज। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा, एक सेकंड मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। डॉक्टर कुमार त्रिवेदी जी अभी बोल रहे थे उस पर, तो मैं माइक ऑन किया हुआ था। हेलो, तो हाँ, अब मुझे लगा क्लियर आ रही है। जी सर, अब अच्छी आ रही बहुत। हाँ, ठीक है सर। एक्चुअली मैं एक माइक स्पीकर लगाया हुआ था, स्पीकर इसलिए लगाया हुआ था कि वो मुझे दूर से सुनाई देती रहा सारी बातें। खैर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पर्यावरण में परिधन आवरण, एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस आवरण के विषय में अब एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई, जो बहुत सारे लोगों ने देखी थी, खासतौर मुझ जैसे व्यक्ति ने देखी। 100 साल बाद ऐसी एक त्रासदी आई है। सन 1921 में ऐसी त्रासदी आई थी जब जनसंख्या रिवर्स हो गई थी, जब पूरे देश की जनसंख्या, देश की क्या पूरे विश्व की जनसंख्या रिवर्स हो गई थी। बाकी जनसंख्या हमेशा आगे बढ़ती रही है। क्या हुआ? तो उस समय बहुत सारी महामारियां फैली हुई थी। महामारियों में हम देखेंगे प्लेग है, कहीं हैजा है, कहीं स्पेनिश फ्लू है, कहीं ब्लैक बुखार है, कहीं डायरिया है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी। लेकिन उस समय मेडिकल सुविधाएं इतनी मजबूत नहीं थी, तो हमने कम से कम नहीं तो 1 से 2 करोड़ लोगों को हमने उस समय गंवाया था पूरे विश्व में। और बहुत सारे लोग जो है लंबे समय तक उससे काल के काल में चले गए थे। अभी आज हमारे बीच में कोरोना नाम का एक बीमारी आ गई है, एक छुपा हुआ एक वायरस आ गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम बार-बार नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये जो प्रयोग कर रहे हैं, इन सबके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी भूल है। पोप ने कहा है, देखिए अभी जो है पोप ने इस पर कहा है, जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उनसे जब पूछा गया कि साहब ये देखिए ये जो हो रहा है, तो उन्होंने प्रकृति ने आपको एक मौका दिया है कि आप ये अति उत्पादन जो कर रहे हैं, इस अति उत्पादन को रोकिए। आप जो
कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, इस कंक्रीट जंगल को रोकिए। आप ये पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं इसको रोकिए। तो जब आप ये रोकेंगे, और इस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा है कि ये सारी चीजें जो है किस प्रकार से रुक गई। तो आपने अभी देखा होगा, टीवी में दिखाए थे, जालंधर पे लोगों ने छत पे देखा तो पीछे हिमाचल से जुड़ी जो घाटियां थी, सॉरी पर्वतमाला थी, वो हमें दिखाई देने लगी। लोगों ने साहब गंगा का पानी निर्मल हो गया, लोगों ने कहा साहब टेम्स का पानी निर्मल हो गया, लोगों ने कहा समुद्र तटीय इलाके जो थे जहां बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिथीन और गाद जमा हो रही थी वो साफ होने लगी। तो ये जो चीजें हमारे पास जो अचानक हुई, कहीं हमारे लिए अच्छी हुई, कहीं हमारे लिए बुराई है। खैर मैं बुराई है चुनौती की बात बाद में करूंगा, पहले मैं इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करना चाहूंगा कि क्या क्या आखिर हमारे सामने हो रहा है। हमारे वेदों में लिखा हुआ था, जैसे हमारे डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी बीच में कह रहे थे हमसे कि हमारी परंपरा वैदिक परंपरा है, गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली से पहले हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता थी। जो बच्चे इतिहास से जुड़े हुए या लगभग सभी ने इतिहास पढ़ी हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग सभी ने पढ़ा हुआ है, तो आपको उसका एक पॉइंट शायद याद होगा कि उसमें जो भी मकान बने हुए होते थे उनका जो दरवाजा था मुख्य रोड पे नहीं होता था। जो दरवाजे होते थे घरों के, उनके कहाँ होते, गलियों में होते थे। मतलब जो पीछे बैक पतली गली होती थी उसमें दरवाजे तो मुख्य गेट पर नहीं होते थे, और मेन रोड पर दरवाजे नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? यानी कि वो कहीं ना कहीं उस कोलाहल से, उस पर्यावरणीय प्रदूषण से बचने का प्रयास करते थे। आज स्थिति क्या कर ली हमने, एक तो मेन रोड पे हमें मकान चाहिए है, उसके बाद हम लोग क्या करते, आगे सबसे पहले एक चबूतरा बनाते, चबूतरे के आगे फिर नाली बनाते, नाली के बाद में फिर नाली पर हम पत्थर रख देते, फिर उस पर हम फिर एक आगे चबूतरा बना देते, पीछे वाले चबूतरे में हम पिलर बना देते, आगे अपना जो टेरेस निकाल लेते, फिर हम क्या करते ऊपर टेरेस के ऊपर एक कमरा बना देते हैं। तो इस प्रकार होते होते कम से कम रोड पे हम लोग जो है 5 से 8 फीट आगे कब्जा कर लेते हैं। और छोटे छोटे आदमी झांसी में रहने वालों बचपन से, तो आप देखेंगे ये कोतवाली से जब हम नीचे की तरफ जाते उन्नाव गेट की तरफ, तो मैं जानता था उस समय एक चौड़ी रोड हुआ करती थी, एक ट्रक जो है कोतवाली से लेकर आप उन्नाव गेट तक ले जा सकते थे। आज अगर एक कार वहां से निकल जाती है तो पूरे जाम लग जाता है, इतना भयंकर जैम लग जाता है कि दूसरी गाड़ियों में निकलना मुश्किल होता है। तो ये सब समस्याएं तो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। तो वैदिक काली परंपरा में आपने देखा, दिवाली परंपरा देखा कि हमने इन सब चीजों को जो है कंट्रोल कर रहे थे, किस प्रकार से हम इन सब चीजों को किस प्रकार से हम कंट्रोल करते जा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने एक बात और कही कि सब वैदिक परंपरा आई, तो वैदिक परंपरा में क्या हुआ कि गुरु शिष्य प्रणाली आ गई। गुरु शिष्य प्रणाली में क्या हुआ कि बच्चे जो है घर पे ना पढ़कर कहाँ चले थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते। गुरुकुल में क्यों जाते पढ़ने के लिए, उसके पीछे 2 कारण थे कि जो यहाँ की राजनीतिक माहौल है, इस राजनीतिक माहौल से दूर रहें और जाकर के वो एक आश्रम में, यानी कि नेचुरल जो प्राकृतिक परिदृश्य है वहां जाकर के शिक्षा प्राप्त करें। और प्राकृतिक परिदृश्य में जाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका पूरा ध्यान क्या रहेगा, शिक्षा पर रहेगा। जबकि अगर वो राजमहल में रहेंगे, अगर वो परिवार में रहेंगे, तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं बच्चे को राजनीति से जोड़े रहेंगे। हम उसको बहुत पहले से बचपन में ही उसको अपने परिवार की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें उसको शामिल कर लेंगे और वो हस्तक्षेप करने लगेंगे। इसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने पहले ज्वाइंट फैमिली में थे, जब ज्वाइंट फैमिली में थे तो आप देखते थे कि परिवार में कई प्रकार के क्राइटेरिया बना होता, बूढ़े बूढ़ों का अलग, बुढ़ियों का अलग होता था, बूढ़े दादा दादी ताया ताई होते थे अलग होते थे, कुछ जो बड़े होते थे परिवार के, जो हमारे पिता या उनके चाचा ताऊ, तो उनका एक अलग ग्रुप होता था, चाऊ चाची ताई मम्मी का अलग ग्रुप होता था, बड़े बच्चों का एक अलग ग्रुप होता, छोटे बच्चों का अलग ग्रुप होता था, और सभी लोग कैडर सिस्टम में कहीं ना कहीं सीखते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके हमने ज्वाइंट फैमिली को समाप्त करके न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। अब जब न्यूक्लियर फैमिली में आ गए तो क्या हुआ कि बच्चे के सामने ही हमने सब प्रकार की बातें करना शुरू कर दी। टीवी पर हमने जो प्रोग्राम देखे, जो बच्चा देख रहा है, हम देख रहे हैं, वो बच्चा देख रहा है, बच्चा देख रहा है, हम देख रहे हैं। कई बार गार्जियन शिकायत करते हैं, बोले साहब हमारा बच्चा तो दिन में कार्टून निंजा हथौड़ी देखता है। तो मैं बताना चाहूंगा भाई साहब कि आप दिन भर उसको पोगो निंजा हथौड़ी दिखाओगे तो बच्चे को आप ये सोचोगे राम या कृष्ण जैसा बन जाए। जब राम कृष्ण दिखाओगे नहीं, उसको निंजा हथौड़ी पोगो दिखाओगे तो पोगो निंजा हथौड़ी जैसा बच्चा बनेगा आपका। जिस प्रकार का माहौल आप दिखाओगे, जिस प्रकार का माहौल आप क्रिएट करोगे, वही बच्चे पर असर पड़ेगा। घर की लड़ाइयाँ, पति पत्नी के कलह, ये सब चीजें भी आप उसके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका भी कहीं कहीं उससे असर हो रहा है। लेकिन कारण ये है कि हम इससे बचाव नहीं कर सकते।
ये सब चीजें तो आपके सामने हैं। पहले जो आप वैदिक काल में आप बच्चे को गुरुकुल आश्रम में भेज देते थे, वहां बच्चा पढ़ता था। अब तो आप गुरुकुल नहीं भेज सकते, आपने हॉस्टल में भेजना शुरू कर दिया, सब हॉस्टल में भेज देंगे, वहां बच्चा पढ़ लेगा। दूसरी स्थिति क्या कर दी, अभी एक नया सिस्टम आ गया कि आपने बच्चे को क्या कर दिया, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में कर रहे हैं, तो आपने स्कूल में एक परंपरा प्रणाली नई जारी कर दी है कि बच्चा सुबह 7 बजे आएगा और वहां पर जो है शाम को 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे तक वहीं वो अपने ब्रेकफास्ट कर लेगा, आपका लंच कर लेगा, वहीं रहेगा, शाम तक खेलेगा कूदेगा, सारे एक्टिविटीज में भाग लेगा, और फिर वो शाम को 5 बजे जब आप ऑफिस से घर आओगे, आपकी मिसेज ऑफिस से घर आएगी, तब वो आपसे मिल जाएगा। तो अब आप उसको संस्कार कहाँ दे रहे हो? जो संस्कार आपके ज्वाइंट फैमिली से मिल रहे थे, फिर संस्कार उसके पास से चले गए। अब ये जो सामाजिक पर्यावरण है, इसमें एक अजीब सी व्यथा उत्पन्न हो गई है। तो इसको तो खैर हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हमारी एक बड़ी चुनौती है कि भाई कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो वैदिक कालीन परंपरा थी या मुस्लिम कालीन परंपरा थी, उन सारी परंपराओं में कहीं ना कहीं हम लोग जो है नेचर में शिक्षा प्राप्त करते थे। मुस्लिम काल में बच्चे जो उन्हें मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी, मकतबों में शिक्षा प्राप्त करते थे। मकतब में शिक्षा, मकतब क्या होता, मकतब मस्जिदों से जुड़े हुए होते थे, और मस्जिद में जिस प्रकार की धार्मिक गतिविधियां होती, वही गतिविधियां बच्चों को कहीं ना कहीं हम सिखा रहे होते थे। उसके बाद मदरसे में शिक्षा प्रदान की जाती थी, भाषण के माध्यम से दी जाती थी। अच्छा, इस वैदिक कालीन परंपरा में एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी नई शिक्षा नीति जुड़ गई है, जो आप उसको गहरे रूप से पढ़ेंगे, या आज अभी जो न्यूज़पेपर वगैरह पत्र पत्रिका, उसमें भी इसका उल्लेख हो रहा है। क्या उल्लेख हो रहा है कि अभी तक जो है हम जो है बच्चे को स्कूल भेज करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पर ही डाल देते थे कि साहब हमने बच्चे को तैयार करके उसको कॉपी किताब पेन पेंसिल बैग प्रदान करके स्कूल भेज दिया, और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन नई शिक्षा प्रणाली में क्या कर दिया गया है कि नई शिक्षा प्रणाली में कह दिया गया है कि देखिए, अब आपको क्या करना है कि जितना जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा में टीचर्स की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है माता पिता की भी है, गार्जियंस की भी है, वे भी इतनी ही भूमिका निभाएंगे। अब आप देखो वैदिक कालीन परंपरा में क्या होता था, मैं आपको वो एक बार दिखाना चाहूंगा। वैदिक कालीन परंपरा में जो है, जब हम बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करते थे, या हम उसका जो है आप उसको जो गुरुकुल आश्रम में भेजने के लिए उपनयन संस्कार करते थे, तो उपनयन संस्कार में जो है आसपास के जो ऋषि का आश्रम होता था, वहां से ऋषि उसको लेने आते थे। तो उसमें जब उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार में ये कहा जाता था कि आज जो है बच्चा जो है अंतिम रूप से जो है माँ के साथ थाल में भोजन करेगा, और अब वो जो है गुरुकुल में जाएगा, वहां अध्ययन करेगा, अध्ययन से लौट करके यहाँ पर जाके जो है बाद में आकर अपनी पत्नी के साथ ही भोजन करेगा, माँ के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं होगा। लेकिन जब उपनयन संस्कार हो रहा है, वो शिक्षा प्राप्त करने आश्रम में जा रहा है, इससे पूर्व की शिक्षा कहाँ गई? तो देखिए, सबसे पहले एक संस्कार होता है, उसके कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार क्या होता है? विद्यारंभ संस्कार जो है बच्चे के 2 से 3 साल की अवस्था में होता था। इस अवस्था में बच्चे को जो है पंडित जी आते थे, कपड़े के ऊपर चावल बिछाते थे, और चावल बिछा करके बच्चे से कहते थे इसके ऊपर ओम लिखो। अब बच्चे ने अगर ओम लिख दिया ठीक है, वरना उससे कहते थे कि आप सांतिया बना दो। सांतिया यानी कि जो आप जानते हो विष्णु के 4 हाथ, जिसको हम ब्रह्मा जी के 4 हाथ जिसको हम कहते थे, कि उसको आप मान के चलते थे कि साहब ये जो सातिया बना दो। जब बच्चा सातिया बना देते, कहते थे ठीक है, आप दिग्राही हो, आप यशस्वी हो, आप शिक्षा प्राप्त करिए, और आगे आप जो है इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते रहिए। इस प्रकार से उसको कह के चले जाते थे। अब देखिए, जब वो कह के चले गए, तो उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो शिक्षा कौन करा रहा है, उसको शिक्षा कौन प्रदान कर रहा है? तो उसको शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है, वो होता है उसकी माँ को। यानी प्रथम शिक्षिका कौन हो गई? उसकी माँ। अब घर पर ही उसकी माँ उसको जो है विभिन्न प्रकार की अपने रस्में, परंपराएं, उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर, उसका धर्म, उसकी नैतिकता, और भी जुड़े जितने विषय हैं, सभी प्रकार की चीजों से उसको अवगत कराती थी। और इन अवगत कराने के बाद में फिर उसको जो है गुरुकुल आश्रम में कब भेजते थे? उसका जो उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद गुरुकुल चला जाता था। गुरुकुल में जाकर के उसका फिर शिक्षा प्राप्त करता था, वहां वेद अध्ययन या विभिन्न प्रकार की धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके वो ज्ञान प्राप्त करता था। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब स्थिति क्या हो गई कि हम विद्यालयों में जा रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था क्लासेस के अंदर 10 से 20 बच्चे पढ़ते थे। फिर मैं थोड़ा सा और आगे शिक्षा प्राप्त की तो क्लासेस के अंदर 50 स्टूडेंट हो गए, 100 स्टूडेंट हो गए, और इस प्रकार आप देखेंगे छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है,
जिस प्रकार के विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, तो इस पर मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है कि अभी हाल ही में जो एक मंत्री से जो है किसी पत्रकार ने पूछा कि महोदय हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या में हम शिक्षा कैसे कंट्रोल करें कि सभी तक शिक्षा प्रदान की जा सके। तो उन्होंने कहा कि महोदय इसके लिए हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा विद्यालय खोलेंगे। तो उन्होंने कहा 1 मिनट, विद्यालय खोलने से क्या हम उनके मस्तिष्क के कपाट खोल सकते हैं? ये बड़ा गहरा प्रश्न था और गहरा आंसर उन्होंने पूछा उसने, क्या हम अधिक विद्यालय खोल करके उनके मस्तिष्क के कपाट खोल सकते हैं? जी नहीं। मस्तिष्क के कपाट कैसे खोल सकते हैं, उनको हम शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं? इसके लिए देखिए अब जो बात थी, जो वैदिक कालीन परंपरा थी, उसके बाद मुस्लिम कालीन परंपरा आई, फिर मैं बात ले जाता हूँ आधुनिक काल में। आधुनिक काल में गांधी जी के पास ले जाता हूँ। गांधी जी ने 1937 में सबसे पहले जो बात कही तो उन्होंने कहा कि साहब जो बच्चे की शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें एक विषय ये भी था कि हम पर जो है विदेशी शिक्षा, विदेशी भाषा थोपी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वाली बात की डिमांड हो रही थी कि हमें जो है हमारी भाषा में शिक्षा दी जाए, हमारी हिंदी या संस्कृत भाषा को उत्थान किया जाए, और बच्चा जहां का भी है, वो हिंदी भाषी है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, जिस भी भाषा का है उसको वो भाषा में सिखाई जाए। लेकिन जल्दी लॉर्ड मैकाले का एक अध्यादेश आया, और लॉर्ड मैकाले का अध्यादेश आया, उस अध्यादेश में ये कहा गया कि भारत के लोग अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, और वो जो ब्रिटेन में रहने वाली लड़कियां हैं माध्यमिक स्तर की, वो यहाँ की शल्य चिकित्सा में हंसती हैं, मतलब यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली उस पर हंसती हैं। बोली साहब भारत में दूध की, घी की, सीरे की नदियां बहती हैं, कहाँ दूध घी की नदियां बहती है, मुझे दिखाइए। तो इस प्रकार के व्याख्यान दे करके उसने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया। उसने कहा कि भारत और अरब दोनों का यदि साहित्य मिला जाए तो यूरोप की या लंदन की एक अच्छे पुस्तकालय के अलमारी ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है साहब, और सबसे अच्छा जो है कांट, हीकल और ये सब वो पढ़ना चाह रहे हैं, ना कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात भारतीय शिक्षा का उन्होंने, या भारतीय में हिंदी और संस्कृत भाषा का सबसे पहले उन्होंने तिलांजलि दी कि साहब हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा या देसी भाषा या प्रादेशिक भाषा में जो है ये शिक्षा उनको प्रदान नहीं की जा सकती है। उसके बाद हालांकि बाद में इसकी आलोचना हुई मैकाले के की, और बाद में जो है सैडलर कमीशन है, सैडलर कमीशन ने कहा नहीं मिश्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वर्धा योजना आई, उसमें भी ये वाली बात स्वीकार की गई। लेकिन देश के आजाद होते ही प्रश्न इस वाली बात का आया कि साहब आखिर देश की कौन सी भाषा है जिसको हम लागू करें। तो जैसा कि आप यदि नेशनल मूवमेंट को उठा के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट के 2 प्रमुख केंद्र थे, या तो बंगाल या दिल्ली। हालांकि शुरुआती लंबे समय तक बंगाल रहा, कुछ समय तक मद्रास रहा। मद्रास में भी चूंकि कई प्रकार की फ्रांसीसी कंपनी या ब्रिटिश रेजिडेंसी कंपनी आई, जिसके कारण मद्रास में भी ये हुआ। सर चूंकि इससे पहले बताया गया किस प्रकार से मद्रास में या फिर कलकत्ता में या बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। लेकिन इन सबका उद्देश्य कहीं ना कहीं आप पर अंग्रेजी भाषा या विदेशी कल्चर थोपने का काम हो रहा था। हाँ, यहाँ मुझे एक बात और बहुत महत्वपूर्ण याद आ गई कि 1857 में जो हमारे पास जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, या हम पर जो संग्राम में बहुत सारे विषय थे कि साहब हम पर जबरदस्ती भाषाएं थोपी जा रही हैं, हमारा विभिन्न प्रकार की हमारी रस्म परंपराओं को खत्म किया जा रहा है, हमें हिंदू से यहाँ ईसाइयत में जोड़ दिया जा रहा है, हमारे धार्मिक जो धर्मगुरु उनको गालियां दी जा रही है, हमारे ईश्वर को सबको बुरा मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही थी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा था कि साहब ये सब चीजें गलत हैं, और आपको जो है कहीं ना कहीं ईसाइयत या अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा शैली को आपको सीखना है। तो जैसे देश आजाद हुआ तो देश के सामने समस्या ये वाली बात की कौन सी भाषा की जाए। अंतिम स्थिति में ये होगा कि भारत में हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार किया जाए, और जैसे हिंदी भाषा को किया गया तो कई जगह विद्रोह शुरू हुए। एक उसका एग्जाम्पल था कि बहुत सारे लोगों ने इस पर ये करना शुरू किया कि साहब ये जो स्थिति ये हो रही है कि ये स्थिति ये हो रही है कि साहब देखिए
बहुत सारी डाटा सेविंग के लिए हम लोग ये बीच में वीडियो भी बंद कर सकेंगे। आप लोग भी अगर चाहें तो डाटा सेविंग के लिए वीडियो भी बंद कर सकते हैं। हालांकि वीडियो की मेरे पास डेटा बहुत सारा, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब ये जो है देखिए, अब अंग्रेजी भाषा जिस प्रकार से आप पर थोपी जा रही थी, तो उससे बचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाए। अब नेशनल टीवी चैनल का स्टार्ट हुई, टीवी चैनल के द्वारा हिंदी के द्वारा समाचार प्रस्तुत किए गए। तो बंगाल में या कई प्रकार के उड़ीसा में या विभिन्न प्रकार की भिन्न जगहों पर जहां पर कि आपकी जो है हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर टीवी टावरों में आग लगा दी गई और साहब बोले हिंदी भाषा या जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, आप बंगला को बनाइए, किसी ने कहा आप कन्नड़ को बनाइए, किसी ने कहा मलयालम को बनाइए। लास्ट मोमेंट पर यह हुआ कि साहब हम लोग ये काम करते हैं कि हम हिंदी को जो है अपने जो है इसको जो है देसी हिंदी को जो है हम जो है भाषा राष्ट्र भाषा नहीं बनाएंगे, बल्कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और बहुत सारी चीजें जो कार्य प्रणाली या जो क्या क्रियान्वयन की भाषा है उसको हम अंग्रेजी माध्यम में प्रचार प्रसार या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे और जब हिंदी पूरे देश में फैल जाएगी उसके बाद हम इसको करेंगे। तो हिंदी या उससे जुड़ी हुई जो भाषाएं थी, इस पर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये क्रिएट कर रही थी। तो देखिए मैं थोड़ा सा विषय से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक रहा हूँ कि पर्यावरणीय स्थिति क्या हो रही। तो अब इस पर्यावरण में आप देखेंगे ये जो हमारे साथ एक अलग सा पर्यावरण क्रिएट कर रहा है, जो भाषा का पर्यावरण था या हमारे पास चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक दूसरे विषय में चर्चा करने वाला हूं। दूसरा विषय है कि अब ये जो अध्यापक हैं, अब जो कोविड-19 आपके सामने है, ये कोरोना 9 वायरस आपके सामने फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या ऐसा करें, अब ऐसी स्थिति में क्या आप ऐसा करें कि ये इसमें आप जो है आप सफलतापूर्वक अपना कार्य कर सके। देखिए अभी जैसे डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी जी हमसे कह रहे थे कि या आपको बता रहे थे कि देखिए आज स्थिति ये है कि बहुत सारे कॉलेज में जो है कई शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान बंद होने के कगार पर आ गए हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग फीस जमा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी जगह आंदोलन कर रहे हैं, तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये होता है लॉकडाउन के समय के जुलाई तक 2 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी, लेकिन स्थिति ये हुई कि कम से 10 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और बेरोजगारी तेजी के साथ फैल रही है। अब ऐसी स्थिति में आप घर बैठ करके शिक्षा को कैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, ये विषय है। तो देखिए ये शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हम बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। देखिए जैसे शारदा डिग्री कॉलेज को मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयर पर अपने वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। कभी इन्होंने जूम पर किया है, कभी आपने जियो मीट पर करा है, आज इन्होंने गूगल मीट पर करा हुआ है। ये ऐसे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इन सॉफ्टवेयर को आप समझें कि आखिर ये सॉफ्टवेयर हैं क्या, इनसे हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले इन सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करें। अभी हाल ही में बहुत सारी बात चल रही है कि साहब चाइना का सॉफ्टवेयर इनको आप हटाइए, ये करिए वो करिए। हाँ ठीक है, आप देसी को अपनाइए, जियो मीट को अपना सकते हैं, गूगल मीट को अपना सकते हैं या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनको आप अपना सकते हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ आपके लिए लेक्चर की प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको और भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं समय से अपने छात्रों को कहता हूं कि देखिए पहले शिक्षा क्या होती थी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को भगवान की पदवी दी जाती थी। तो आज एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो अपनी शिक्षा को अच्छी तरह प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं अपने विषय का, तभी आप महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छा मैनेजर है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छा वेटर है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छा मदारी है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो एक मस्खरा है, जोकर है। सर्कस के अंदर जोकर क्या करता है, जब कार्यक्रम को देखते देखते उबाऊ होने लगते हैं तो बीच में आकर कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट करता है। पहले पुरानी आप फिल्में आप देखेंगे, फिल्मों के अंदर बीच में गाने होते थे, बीच में एक मस्खरा पार्टी घुसी होती थी जो बीच बीच में आपको जब कहीं आप फिल्म से बोर ना होने लगे और आपको लगे ये फिल्म थोड़ी बोर है, इसको खत्म कीजिए। जिसको हम अपनी शिक्षा प्रणाली में कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन। आप विषय में कुछ चेंजेस करिए, आप श्रृंग और गर्त में चलिए, आप उतार चढ़ाव लाइए। अगर आप उतार चढ़ाव नहीं लाएंगे तो काम खत्म होगा।
आपने देखा होगा डॉक्टर जब आपके हार्ट बीट चेक करता है और उसका जो है उसका जब वो आपकी क्या कहते हैं उसकी वो जो रिपोर्ट आती है हार्ट बीट की, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से ऊपर नीचे बनती है। जब आपके यहाँ हार्ट पर बहुत सारे पेस मेकर वगैरह लगाए जाते हैं, आपने देखा ऊपर लाइन चलने लगती है। कहते हैं कि जब वो लाइन सीधी हो जाती है तो क्या मतलब होता है कि व्यक्ति की जो है उसकी जो है डेड लाइन आ गई है, उसकी जीवन समाप्त हो गया है। तो अगर आप सीधे जुड़े रहेंगे, आप सीधी रेखा में चलेंगे, तो आप समझ सकते हैं आप कैसी स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव की आवश्यकता है। जब मैं ऐसे उतार चढ़ाव की बात करूंगा तो इस उतार चढ़ाव में हम लोग क्या कहेंगे कि इस उतार चढ़ाव में, देखिए इस उतार चढ़ाव में किस चीज की आवश्यकता होती है कि इस उतार चढ़ाव में जो है आप विभिन्न प्रकार के वीडियोस बनाएं, आप विभिन्न प्रकार के ऐसे पिक्चर बनाएं। मैंने भी कई प्रकार के वीडियो बनाए हुए थे, मैंने आपके कॉलेज प्रबंधक मैनेजमेंट को भेजे हुए थे, यूट्यूब पर मैंने बनाए हुए थे। तो ऐसे वीडियोस आप भी बना सकते हैं। जो टीचर्स उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप ऐसे, या जो बीएड से जुड़े हुए छात्र उनके लिए महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में वीडियो बना सकते हैं। उन वीडियोस को आप जो है आप स्टैंड पर रख सकते हैं, किसी प्रकार से उन वीडियोस को बना सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाते समय एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि वीडियो यदि हाई डेफिनेशन पे बन जाएंगे, 1080 HD बन जाएंगे, तो फिर वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि वो जो है कम से कम नहीं तो 1 GB के बन जाएंगे, 2 GB बन जाएंगे। यूट्यूब आपसे कहेगा भाई साहब आप जो है 100 MB या 200 MB का इसके अंदर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप इतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, ये आपके साथ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपना वीडियोस पे अपलोड नहीं करेंगे तो आप जो है उससे आप ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने वीडियो क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, जिससे उसकी जो है उसकी कम कर सकते हैं। लेकिन एक लंबा प्रोसेस होगा। इससे अच्छा प्रोसेस है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपके मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप उसके अंदर जो है क्वालिटी को आप कम कर सकते हैं। यानी कि आप 480 पे 360 पर भी आप वीडियो बनाएंगे तो वो भी मतलब वीडियो आपका इस पर अच्छा दिखाई दे सकता है। एक तरीका और है, आप जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ध्यान रखिएगा कि आप जो हॉरिजेंटल रखोगे यदि आप अपने मोबाइल को, तो आपकी पिक्चर जो पूरी आएगी। एक तरीका और हो सकता है कि आप अपने जो है मोबाइल जो आपके पास है इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग सॉफ्टवेयर होता है या कास्ट जिसको हम कहते हैं इस कास्ट के माध्यम से आप जो है अपने मोबाइल से वीडियो जो है आप टीवी पर देख सकते हैं, या अपने घर के जो नौनिहाल है बच्चे उनको उस कास्ट के द्वारा उसको दिखा सकते हैं। जैसे अभी आप डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी जब लेक्चर ले रहे थे तो मैंने क्या किया हुआ था, यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपना एक स्पीकर जोड़ रखा था और मैंने ये लीड हटा रखी थी अपने कान से, और मैं उस ब्लूटूथ के माध्यम से उनकी बात पूरी सुन रहा था, उनको देख पा रहा था। तो ये एक प्रोसेस आप कर सकते हो कि आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अभी जब बच्चे से जुड़ रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे थे बहुत सारे, उसके अंदर 2 ऑप्शन आ रहे थे कि एक आ रहा था कि आस्क टू ज्वाइन और एक आ रहा था स्क्रीन शेयरिंग। तो स्क्रीन शेयरिंग आपको नहीं करना है, आस्क टू ज्वाइन करना है। स्क्रीन शेयरिंग कब करते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर जो भी चीज है उसको आप कैसे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो आप जब स्क्रीन उसके साथ शेयर करोगे, जब आप उसकी स्क्रीन उसके साथ शेयर करोगे तो फिर आपको उसके क्या करना है, जब तुरंत स्क्रीन शेयर नहीं की जाती, ध्यान रखिए स्क्रीन शेयर के तरीके क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मैंने ये मेरा वीडियो चल रहा है, इस वीडियो पे जाकर आप मोबाइल के बीच वाला बटन दबाइए और इससे आपकी स्क्रीन की डिस्प्ले खुल जाएगी मोबाइल की। उसके बाद में आपने जहां अपना फोल्डर में वीडियो या अपने पिक्चर या जो भी आपने स्क्रीनशॉट बनाए हुए हैं उन सारी स्क्रीनशॉट पर सीधे आप पहुंच जाइए। जब उस स्क्रीनशॉट पर या वीडियो पर आप पहुंच जाएं उसके बाद अपने मोबाइल में आप यहाँ बटन दबाइए, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है सामने, तो आप इस स्क्रीन शेयरिंग का जैसे बटन दबाएंगे तो आप फिर वो चीज सीधे शेयर कर पाएंगे। कई बार क्या करते हैं हम लोग कि हमारे फैमिली के बहुत सारे फोटोज होते हैं, फैमिली के बहुत सारे वीडियोज होते हैं, अननेसेसरी पिक्चर्स बहुत सारे होते हैं और हमने स्क्रीन शेयरिंग सीधा करना शुरू कर दिया और हमने देखा हमारे फैमिली की जो फोटोज है पहले वो दिखने लगे, जबकि हम बच्चे को या अपने स्टूडेंट्स को अपनी पिक्चर नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, डाउनलोड के अंदर या कहीं भी एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर वीडियोस या पिक्चर्स को उसके अंदर सेव करके रखिए। एक तरीका मैंने ये वीडियो को बताया। उसके बाद आप शेयर कीजिए, आप ये कान में लीड लगा सकते हैं, उसके बाद में आप वीडियो चला सकते हैं, उसको दिखाना है बीच बीच में आप माइक के माध्यम से आप उसमें जो है आप इसके माध्यम से आप बीच में बोल भी सकते हैं। एक तरीका आप अपने लेक्चर कर सकते हैं, उस स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं। एक दूसरा मैटर आप बताना चाह रहा हूं कि आजकल जो मोबाइल आ रहा है, स्मार्टफोन जो आ रहे हैं, उन स्मार्टफोन के अंदर एक बड़ी विशेष चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है उसके अंदर? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डर जो होता है, जिनके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है वो आप जाकर के उससे जो है ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर।
स्क्रीन रिकॉर्डर में क्या होता है कि आप जो है किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट बनाइए, स्क्रीनशॉट नहीं बना पा रहे हैं तो आप सीधे फोटो खींचिए पेपर से या कहीं से एक फोटो खींचिए, और फोटो खींचने के बाद सपोज देखिए अभी जैसे स्क्रीन शेयरिंग कोई इसमें कर रहा है, जितेंद्र कुमार कर रहे हैं इसमें स्क्रीन शेयरिंग, तो मैं बताऊं स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, ज्वाइन टू आस्क करना है। तो जब आप उसके अंदर आप जैसे फोटो खींच लेंगे, तो फोटो खींचने के बाद सबसे पहले आप उस फोटो पर जाइए, और फोटो पर जाने के बाद अपने हाथ में एक पेन ले सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं, और या उस पे जो स्क्रीन पे वो बनी हुई चीजें हैं, जैसे मैं देखिए ये मेरे सामने पे लिखा हुआ ये है, तो इस पर ये स्टाइल से आप कर सकते हैं, ऐसे हाथ रख करके या पेन के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो उस स्क्रीन जब वो आपकी रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग में आपका पेज एक्चुअली में दिख रहा होगा पूरा, आप एक एक लाइन को पढ़ते जाइएगा, आप अपनी भाषा अपने माध्यम से आप बोलते जाइएगा, आप कहीं एकांत में बैठ करके आप इस स्पीकर के माध्यम से आप बोलते जाएंगे और आप उसमें आप बोलते जाओगे। जब आप उसके अंदर बोलते जाओगे और स्क्रीन पे आपकी जो आपका जो विषय है वो दिखाई देता रहेगा, तो ऐसा लगेगा आपको जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो। तो एक तरीका ये हो सकता है, ऐसे आप अपने विषय को बहुत अच्छा बना सकते हो। तीसरी चीज क्या हो सकती है, पीपीटी प्रेजेंटेशन। देखिए डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी जो हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशन के बहुत महारत हैं, आगे कहीं मौका लगेगा तो पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बहुत सारे लेक्चर देंगे, मैं भी आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी चीजें बता सकूंगा। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाकर के आप मेक पीपीटी जाइए, जब पीपीटी बनाओगे उसके अंदर स्लाइड्स आते चले जाएंगे, एंड न्यू स्लाइड्स करते चले जाइए, न्यू स्लाइड्स करके आप 2 4 10 स्लाइड्स बनाइए। जो बच्चे नहीं बना पाते हैं, आगे कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो आप ऐसे वेबिनार होगा तो उस टेक्निकल सेशन में ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आप वो जो पीपीटी बनाओगे, उन पीपीटी के अंदर जो है आप उसके अंदर वीडियोस भी बना सकते हैं। आप वीडियोस बनाने के लिए एक प्रॉब्लम आपके साथ में है कि वीडियो आप यूट्यूब से उठाओगे, तो यूट्यूब से आप जब डाउनलोड कोई वीडियो करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि यूट्यूब की गैलरी में सेव हो जाता है। तो आपके साथ प्रॉब्लम के साथ यूट्यूब में आपकी गैलरी सेव हो गया, तब आपने इस पे कैसे ले आओगे। तो अभी हाल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके पास आ गए हैं बहुत सारे, जिनको आप देख सकते हैं, जिनके माध्यम से आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर का मैं नाम बताऊंगा, जैसे आप बिडमेट की बात कर सकते हैं, टेलीग्राम की आप बात कर सकते हैं। बिडमेट और टेलीग्राम के माध्यम से आप जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे वीडियोस को। अच्छा, बिडमेट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, हालांकि उसको भी हम लोग चाइनीज सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिडमेट में जाकर के आप उसको ले सकते हैं, तो वहां से आप जब वीडियो डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी में आएगा, उसको आप क्रॉप कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, उसके अंदर अपनी आवाज भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आप कर सकते हैं। फिर आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को ला करके सीधे सीधे आप जो है अपनी एक पीपीटी में रख सकते हैं। मान लो एक पीपीटी आपकी शुरुआत में आपने पीपीटी रखी, उसमें आपने सीधा सीधा इंट्रोडक्शन करा, दूसरे में आपने उसकी विशेषता रखी, तीसरे में आपने एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। एक एनवायरमेंट के मेरे बहुत अच्छे वीडियो कुछ बनाए हुए मैंने, आगे आगे जो हमें मौका लगेगा तो उनमें हम उन वीडियोस को शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किन माध्यम से हम वीडियोस को कैसे बनाते हैं, कैसे हम पीपीटी के अंदर वीडियो डालते हैं। इसके अलावा आप एनिमेशंस भी बहुत सारे इसके अंदर ले सकते हैं। आप पावर ऑफिस के अंदर से भी आप एनिमेशंस ले सकते हैं, आप गूगल से एनिमेशंस ले सकते हैं, उसको आप जो है अपने सेव कर सकते हैं और फिर उन पीपीटी के अंदर उन एनिमेशंस को डाल सकते हैं और उन एनिमेशंस के माध्यम से आप जो है उनको बच्चों को दिखा सकते हैं। तो क्लास आपकी कैसी हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है। देखिए, जिन एनवायरमेंट चैलेंजेस की बात कर रहे थे हम, यही वो चैलेंजेस है कि हम अपनी क्लासेस को कैसे अच्छा बना सके। देखिए, जब आप अच्छा सामान बेचोगे, अच्छे सेल्समैन रहोगे, तो अच्छे सेल्समैन की हर कंपनी को जरूरत होती है। और आप अच्छे सेल्समैन नहीं रहे, कंपनी वाला आपसे कहेगा भाई साहब कल से आप प्लीज अपना बोरी व्यवस्था उठाओ, ये बंद कर दो। कॉलेज के अंदर भी आप बहुत अच्छा लेक्चर दोगे, विषय में बहुत सारी अच्छी नॉलेज रखोगे, बहुत सारी जानकारी दोगे, तरह तरह के इन्वेंशंस करोगे, तो कॉलेज मैनेजमेंट को या प्रिंसिपल जो है उनको भी लगेगा भाई हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहा है और ऐसे टीचर्स की हमें आवश्यकता है। और आपको ये लगेगा नहीं हम बचत कर रहे हैं या हम उन सब चीजों को ना कर पाए, तो आप ऐसा करोगे तो आप इसमें भी जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। तो ये एक नया मौका आपके सामने आया है। ये नया मौका किस प्रकार से आया है कि आप किस प्रकार से इन सब चीजों को आप प्रस्तुत कर सकते हो, किस प्रकार से आप ये सब चीजें अपने छात्रों को बता सकते हो। तो देखिए, अब तो मैंने आपको गूगल मीट बताए, आपको जूम बता दी, आपको वेबएक्स बता दी, आपके जियो मीट बता दी। अब एक विषय और है, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल आप लिखेंगे कहूट लिखेंगे तो कहूट एक सॉफ्टवेयर है। कहूट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप कहेंगे सब कहूट क्या है, तो कहूट सॉफ्टवेयर जब मैं ये सब ऑफ कर दूं तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, उसे ढूंढेंगे आप उसमें गूगल पे जाकर कहूट, तो आपको देखने को मिलेगा। कहूट में क्या होता है
कि आप ऐसे ऑप्शनल बहुत सारे आप जो पेपर तैयार कर सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं ऑनलाइन। जैसे आपने किसी विषय को पढ़ाया और आपको लगा कि नहीं अब मुझे 10 मिनट में टेस्ट लेना है, तो आप 10 मिनट में उसको टेस्ट भी ले सकते हो तुरंत। काहूट पे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप ऐसे ऑनलाइन टेस्ट बना सकते हो, जिनके माध्यम से आप हिंदी में, अंग्रेजी में, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु किसी भाषा में सुन सकते हो। और उस पर आप उसको जैसे आप स्क्रीन शेयर करोगे अपनी, तो वो जो आपका प्रश्न पत्र है, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है या आप टिक मार्क है, जो कुछ भी है, आप उसको जो अपने छात्रों को शेयर कर सकते हो। तो एट ए टाइम से मोबाइल पे वो तुरंत उस पर क्लिक करके देंगे और तुरंत उसका रिजल्ट आएगा। और सबसे अच्छी वाली बात है काहूट के अंदर कि आप उसके अंदर उसकी मैट्रिक्स बना सकते हो, आप दिखा सकते हो कितने परसेंट ने सही दिया, कितने परसेंट ने गलत दिया है, किन लोगों ने किस ओर ज्यादा झुकाव है, कौन सा प्रश्न जिसको ज्यादा बच्चों ने गलत दिया, कौन सा प्रश्न बच्चों ने ज्यादा अच्छा आंसर दिया हुआ है। तो अब इस वाली बात की भी है कि आप ऑनलाइन ऐसे पेपर भी बच्चों के लेते रहें। इसके अलावा एक चीज और भी है कि देखिए अब आपको ऑनलाइन जो है बहुत सारी मैगजीन्स भी आएंगे। जैसे आप जियो मैगजीन के अंदर आप जाएंगे तो जियो मैगजीन के अंदर आपको पृथ्वी को दर्पण मिल सकती है, या बहुत सारी मैगजीन जो भी हैं आपके, दर्पण है, मैगजीन है, सरिता सर आपकी योजना है, ऐसी बहुत सारी मैगजीन। उसके अलावा और एक दो सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर बहुत सारी मैगजीन्स आप देख सकते हैं। उन मैगजीन्स को आप करंट इशू पढ़ सकते हैं कि बाजार से आप मैगजीन नहीं ला सकते इस समय है। इसके अलावा न्यूज हंट, आप न्यूज हंट का नाम आपने सुना होगा, नहीं हो तो आप गूगल पे जाएंगे, उस पे जाएंगे आप प्ले स्टोर पे, आप गूगल हंट आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो न्यूज हंट है, उस न्यूज हंट के द्वारा आप जो है दुनिया भर के पेपरों को आप पढ़ सकते हैं। उन पेपर्स के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, या इंडिया के बाहर न्यूज पेपर्स के अंदर क्या होगा, हिंदी पेपरों में क्या न्यूज निकली है, मलयालम पेपर के अंदर क्या न्यूज निकली है, या जहां भी आप भाषा शैली को जानने वाले हैं उन भाषाओं के माध्यम से भी आप उन बच्चों को कहीं ना कहीं आप पढ़ा सकते हो। तो ये भी एक आपके सामने एक ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके सामने ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप उनके सामने अपने विषय को अच्छा बना सकते हो। तो बात इस समय ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, अलग धीरे करके हम बच्चों से रूबरू होने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, लेकिन आप इस चैलेंजेस को अपने लिए लाभदायक बनाइए कि हम कैसे आप अपनी बात को अपने बच्चों तक रख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा ऐसे समय बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में? कि हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन पा रहे हैं। तो जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और अपनी बातें उनसे खूब हंसी टट्टा कर सकते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, तो आप देखेंगे अपना कूल माइंड होता है। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अपने दोस्तों से हंसी मजाक करते हैं, दुनिया के खूब सारे इवेंट बात करते हैं, कभी हम अच्छे राजनीतिक हो जाते हैं, कभी हम अच्छे विश्लेषक हो जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी डिटेल में हम लोग बातें करते हैं, हंसी मजाक, फिल्मों पर, राजनीति पर कर सकते हैं, पर्यावरण पे हम चर्चा कर सकते हैं, विज्ञान पे हम चर्चा करते हैं, इसके अलावा सामाजिक परंपरा पे हम चर्चा करते हैं, अपनी सामाजिक शैली पर चर्चा करते हैं, और ये चर्चा करते करते कहीं ना कहीं हम उससे फ्रस्ट्रेशन से दूर होते हैं। अब ऐसी स्थिति में टीचर्स का क्या दायित्व है कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ सके और बच्चों से जुड़ करके उनसे बातें कर सके, उनके विचार ले सके। ऐसी स्थिति में जब आप उनसे विचार लोगे, उनसे बातें करोगे, तो इसका लाभ क्या होगा कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में नहीं जा पाएगा और उसको लगेगा मेरा टीचर तो मेरे घर है। और जब बच्चा आपकी बात सुनेंगे, जब आपके पास तक पहुंचेंगे, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर का मामले एक विषय और रह गया, उस पर मैं थोड़ी सी और चर्चा आपसे कर लूं ना। तेजेंद्र जी, बहुत समय तो नहीं हो गया, बच्चे बहुत बोर तो नहीं हो रहे हैं? हेलो हेलो तेजेंद्र जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? हाँ भुवनेश्वर जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, सुन रहे। बच्चे बोर, बहुत लंबा समय तो नहीं होगा, बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हैं? वो कहें पता नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो स्ट्रेंथ, यस सर, सुन रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए, तो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हम, उसके बाद बंद करेंगे इसको, फिर आगे मौका लगे फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक समस्या और भी है ना। मैं सर चाह रहा था कि बस अब कुछ क्वेश्चंस बहुत आए हुए थे स्टूडेंट्स के। हाँ, बस 5 क्वेश्चन आंसर बहुत आए हुए हैं। 5 मिनट की बात करके फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा और है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, जो आपके हित का है। देखिए, अब एक प्रश्न और है कि अभी जो जैसे आपका शारदा देवी डिग्री कॉलेज ये वेबिनार करा रहा है। जी सर, जी सर। ऐसे बहुत सारे कॉलेज वेबिनार करा रहे हैं। अब ये जो टीचर्स हैं,
या आपसे जुड़े हुए बहुत सारे संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, इनके सामने एक समस्या और है कि साहब ये हम वेबिनार कंडक्ट जो करा रहे हैं तो इसके लिए हम कैसे करें। तो देखिए मैं एक नई बात बताने वाला हूं जो बहुत सारे बच्चों को पता होगी या बहुत सारे को नहीं पता होगी, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नहीं पता होगी। आप क्या करेंगे, जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके साथ ही इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर के आप एक गूगल फॉर्म जनरेट कर सकते हो, जिसके अंदर आप ये सब चीजें रख सकते हो कि आपको कौन कौन से प्रश्न रख सकते हैं या क्या क्या चीजें आपको लेना है। जैसे अभी आपने ये फॉर्म इनका भरा हुआ था, इसके अंदर आपने देखा सबसे पहले नंबर में मेल आया था, दूसरे नंबर पे आपका नाम आया था, तीसरे नंबर पे आपके इंस्टीट्यूट आया था, तीसरे नंबर पे आपका जिला आया था, फोन नंबर आया था, व्हाट्सएप नंबर आया था। अब आपने देखा होगा और भी बहुत सारे वेबिनार जिन बच्चों ने किए, छात्रों ने, जिन टीचर्स ने किए होंगे, आपने देखा होगा कई लोगों के बड़े बड़े पेज थे जिसके अंदर छात्र का नाम पूछा गया, उसके वर्ग पूछा गया, उसकी एजुकेशन पूछी गई, उसकी डेजिग्नेशन पूछी गई, उसके इंस्टीट्यूट पूछा गया, उसका जिला पूछा गया, ठीक है, उसका कास्ट भी पूछी गई कई जगह, उसकी एजुकेशन क्वालिटी पूछी गई, उसके बाद उसकी एमफिल है, नेट है, पीएचडी, ये पूछा गया, कई प्रकार ऑप्शन थे। तो ये गूगल फॉर्म में जब आप जाओगे तो वहां जाकर इस प्रकार की गूगल फॉर्म जनरेट कर सकते हो। उस गूगल फॉर्म को जनरेट करोगे तो उसके बाद में एक लिंक जनरेट हो जाएगा। उस लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म आपके साथ खुल के आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा और एक आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर आप देखोगे जाकर के उस फोल्डर के अंदर आप जाकर के देखोगे कि वो कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं, कितने सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ये हो सकते हैं। उसी गूगल फॉर्म के अंदर आप जाकर देखोगे तो वहां पर आप सर्टिफिकेट जनरेट भी कर सकते हो। सर्टिफिकेट पीछे थीम क्या रखना है, क्या क्या चीजें रखना है, ये सब चीजें भी आप उसके अंदर कर सकते हो। आप जब उसके अंदर जाओगे, आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर गूगल फॉर्म है, उसके अंदर भी आप कर सकते हो। तो ये भी आपके पास एक टेक्नोलॉजी हो सकती है, टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, कहीं मौका लगेगा तो भोपाल एनसीईआरटी में जो है डॉक्टर संजय पंडागले जी हैं, वो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, कहीं मौका लगेगा तो हम उनका भी आपके सामने लेक्चर रखेंगे या उनका वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो इस मामले में बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो है वहां भी एक प्रोफेसर हैं, वो भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इसके अलावा भोपाल एनसीईआरटी में ही एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छी इसकी नॉलेज रखते हैं, वो भी इसके बारे में आपको इसके संबंध नॉलेज दे सकते हैं। ऐसे वीडियोस कभी मेरे पास होंगे तो मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा आप देखिए, अब ये जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हम सिर्फ चर्चा नहीं करने वाले थे कि चुनौतियां किस वाली बात की है कि साहब हम खाना कैसे खाएं, हम अपने लिए सुविधाएं कैसे जुटाएं। हम चुनौतियों की बात ये करने वाले थे कि टीचर के सामने क्या चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को कैसे आप फेस कर सके। तो मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग आपके सामने ये बहुत सारे विषय रखे हैं जिससे उन चुनौतियों से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज मानो ये ऑनलाइन का आपके सामने आया है, कल हो सकता है दूसरा मोड आ जाए। आज नई शिक्षा नीति आपके सामने आ गई है। नई शिक्षा नीति के अंदर 5+3+3+4 की जो शिक्षा प्रणाली आई, सर ने आपको बताया था कि इसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल बहुत अच्छी बात जोड़ दी गई है कि पहले अगर 1 साल की आप ग्रेजुएशन छोड़ते थे तो आपको वो डिग्री अधूरी मांगी जाती थी, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि आपने अगर 1 साल का किया तो आपको डिप्लोमा होगा, 2 साल का किया तो 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा और 4 साल की आप तो डिग्री ले सकते हैं। वो जितने साल की भी आप करोगे उतने साल की भी आपके लिए वैलिड है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो करी हुई है उसमें ये की हुई है कि इसमें जो है मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो। क्योंकि गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर हम अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के माध्यम से छात्रों को पढ़ाएंगे तो उसकी आधे से ज्यादा एनर्जी उस भाषा को सीखने में लगेगी। वैसे अगर तो सीख ही नहीं पाएगा क्या होगा। तो हमें करना ये चाहिए कि पहले जो है उसकी जो है मातृभाषा, उसके माध्यम से हम उसको पढ़ाएं, उसके बाद में फिर हम उसको जो है दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो बेसिक जो एजुकेशन है 5th तक की एजुकेशन ने कर दिया है कि आप जो सबसे पहले मातृभाषा के साथ में कोई दूसरी भाषा भी कर सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में जो है जब बीजेपी सरकार थी तो उस समय जो बेनी प्रसाद वर्मा जी उस समय शिक्षा मंत्री थे वहां के, और उन्होंने दिल्ली में जो है अंग्रेजी भाषा को जो है माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य कर दिया था कि सभी के लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि अंग्रेजी बिना आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कुछ नहीं रहेंगे, ना तो आपकी शिक्षा काम की है। आप यदि अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद में फिर ये कहा गया कि साहब ये तो ठीक नहीं है,
फिर उनको उससे चेंज करके कहा सब हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। तो उनको जब हिंदी भाषा अनिवार्य की गई तो ये कहा गया कि साहब ये जो है जनसंघ का मुद्दा आया और हिंदी भाषा जनसंघ की देन है और इस हिंदी भाषा को खत्म कर दिया जाए। तो उस समय जो है मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे और उन्होंने जो है तुरंत वहां से विदेश में थे वापस लौटते इसको अध्यादेश वापस किया और हिंदी भाषा की अनिवार्यता को वहां पर खत्म कर दी कि हिंदी भाषा में कोई आवश्यकता नहीं, आप अनिवार्य रूप से पढ़ाएं। आप किसी भाषा में पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, जो भी भाषा से पढ़ा सकते हैं, हिंदी या किसी भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अब अच्छी वाली बात है, नई शिक्षा नीति में कम से इस वाली बात पर जोर दिया जा रहा है कि हिंदी भाषा या मातृभाषा के माध्यम से आप लोग इसको सीखिए। और एक महत्वपूर्ण छोटी सी बात और मैं बताऊंगा, अभी मैं जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक वर्कशॉप चल रहा था तो वहां 2 दिन मैंने अटेंड किया और दूसरे दिन तक बराबर इंग्लिश में प्रोफेसर बात कर रहे थे, हिंदी में कोई नहीं बोल रहा था। लास्ट में जैसे आप लोग कह रहे हैं साहब फीडबैक बताइए क्या आप कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न, तो मैंने उनसे कहा कि मैं देखिए सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और जो आसपास के जो भी क्षेत्र है सारा हिंदी भाषी है और आप हिंदी में यदि तकनीक बच्चे को नहीं सिखाओगे, हिंदी भाषा में आप लेक्चर नहीं दोगे तो बच्चा तो सीख ही नहीं पाएगा। आपकी भाषा कैसे सीख पाएगा? वो पहले तो वो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज रहेगा। तो जब आप जो है लीड यूनिवर्सिटी आपके जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आप ही हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे तो बाकी लोग करेंगे क्या? तो देखिए मेरी बात सही हो गई और माननीय जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जिसके अंदर हिंदी को प्राथमिकता दी गई या देसी भाषाओं या मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। तो मेरे साथियों, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपके लिए चुनौती है, इन चुनौतियों से लड़िए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तकनीकी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से और विभिन्न प्रकार के माध्यम से आप जो है छात्रों से जुड़े रहिए, नई नई तकनीक को करिए। आप बहुत सारे स्किल रिकॉर्डर बनाइए, बहुत सारे वीडियोस बनाइए और अपने छात्रों को शेयर कीजिए। एनिमेशन के माध्यम से उनकी क्लासों को रोचक बनाइएगा। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आप में से यदि कुछ प्रश्न हैं जो पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज स्वागत है आपका। पहले मैं करता हूं, उसके बाद डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी जी से यदि आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो भी इसमें अभी ऑनलाइन है, तो उनसे भी आप पूछना चाहें तो वो भी आपके प्रश्नों को उत्तर देंगे। जी हेलो, हाँ सर बताइए। ये जो चैट बॉक्स है इसमें यदि आप प्रश्न को लिखेंगे अपना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें चैट बॉक्स में जाकर कि आप अपने प्रश्न को लिख सकते हो जिससे हम लोग तक पहुंचेंगे और हम उसके आंसर दे सकेंगे। आप इसमें थैंक यू, गुड आफ्टरनून लिखने की अपेक्षा इसके अंदर आप ये लिखिएगा कि आप इसके अंदर आप जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वो लिखिएगा आप। डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी जी ऑनलाइन है, वो उनसे भी आप यदि प्रश्न पूछ सकते हैं, वो प्रकांड विद्वान है विभिन्न विषयों के, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मुझसे भी यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें। बाकी बीएड के छात्र जो हैं आपके जो इसमें जो है इसमें जो आपका ये आपका लेफ्ट साइड में आपका ये ऑप्शन आ रहा है, ऑन करके आप पूछ सकते हैं। बाकी बच्चे बहुत सारे अपने राम सजीवन ये बहुत सारे लोग अपने माइक ऑफ किए हुए, यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो आप सब उसको माइक को एक व्यक्ति ऑन करे और पूछे। हाँ, आप में से कुछ पूछ रहे हैं, आपका नाम भी आ रहा है जी। अच्छा, इसमें सिमाना साउंड इज नॉट कमिंग, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी सब तक नहीं पहुंच पा रही है? सर आ रही है आवाज सर। दूसरे आपके द्वारा प्रेजेंट किए गए बहुत सारे माध्यम बताए। मैंने आपका कहा कि आप वीडियोस बना के यूट्यूब पर आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कहूट के माध्यम से आप, या कहूट जैसे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके माध्यम से आप प्रश्न पत्र बना सकते हो। उन प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप जो है बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, आप उनको जो है बहुत सारे ऑप्शन देंगे। तब देखिए अब केवल आप कटिंग लेकर भेज दो, आप केवल फोटो खींच के बच्चों को शेयर कर दो, या आप केवल आप पूरा लेक्चर लेते रहो तो उतना मजा नहीं आएगा। कुछ एनिमेशन होना चाहिए। जैसे बीएड के छात्रों को कहा जाता है टीचिंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा टीचिंग एड का प्रयोग करिए। आपको याद होगा
जिन बच्चों ने टीचिंग की हुई है या आपने टीचिंग नहीं की, आप टीचिंग करेंगे तो आपने देखा होगा टीचिंग तो आपसे कहा गया ज्यादा टीचिंग एड का प्रयोग करिए। क्यों किया जाता है? इसलिए कि आपके पास एडोलेसेंस एज के बच्चे होते हैं और एडोलेसेंस एज का बच्चा किशोरावस्था का जो बच्चा होता है उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसका ध्यान भंग हो रहा होता है। तो उस ध्यान को एकाग्र करने के लिए हम टीचिंग मटेरियल का यूज करते हैं, चार्ट, मॉडल पेपर, रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो अभी तो आपका मोबाइल के सामने पढ़ रहा है, यहाँ तो आपके भंग होने की और ज्यादा संभावना है। तो इन चीजों को जो है वीडियोस बनाइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप जो है कई एनिमेशंस के द्वारा या स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा भी आप कर सकते हो, है ना। चलिए और बताइए, और कौन पूछना चाह रहा है? सर एक प्रश्न जो मेरे पास टेक्स्ट में आया था वो ये आया था कि आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं इसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ सकता है, उससे हम कैसे उभरेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए हेल्थ पर अभी जो है, अभी मेरा बच्चा अभी क्लास कर रहा था ऑनलाइन, तो वहां उनके कोई गार्जियंस कह रहे थे कि बोले साहब मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल लेता है, उसकी आंखें लाल हो रही हैं और उसको बड़ी घबराहट हो रही है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन हम एक काम कर सकते हैं कि देखिए दो तरीके हैं। घर घर में सबके स्मार्ट टीवी हैं, सभी के स्मार्ट टीवी घरों के अंदर है। तो आप जब स्मार्ट टीवी हैं तो उसके अंदर आप इस मोबाइल के अंदर आप जाओगे प्ले स्टोर में, तो आप कास्ट या स्क्रीन मिररिंग ऑप्शन कर सकते हो और आप टीवी पर उसको लगा सकते हो। स्मार्ट टीवी पर आप इस मोबाइल के अंदर आप जाओगे, स्मार्ट मोबाइल के अंदर आप जो कास्ट करोगे तो आपका मोबाइल उसके अंदर दिखाई दे जाएगा। और जिनके पास लैपटॉप है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक HDMI केबल ला सकते हो। HDMI केबल के द्वारा आप लैपटॉप को और इसको अटैच कर सकते हो, या इसके द्वारा आप उसको अटैच कर सकते हो। मतलब आपको, अच्छा देखिए अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने एक डिवाइस खरीदा हुआ है, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है। ये मार्केट में इजीली 200-300 रुपए का मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। बहुत सिंपल, आप इस स्पीकर को ले सकते हो। इस स्पीकर से क्या कर सकते हैं हम कि इस स्पीकर से आप जो है ब्लूटूथ से आप अटैच कर सकते हो, या आप लीड से अटैच कर सकते हो और इसको जो है दूर रख के आप सुन सकते हो। तो आप जितने दूर से आप बात करोगे उतना आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है कि आप बच्चों को मोबाइल से बचाइए। अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, बच्चे को कहानियां सिखाइए, एनिमेशन जो है। आप देखिए, आप दिन भर मोबाइल दे दो उसको कि बेटे लो, माता पिता क्या करते हैं अपनी समस्या बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको मोबाइल दे देते हैं या टीवी चला देते थे। आप दिन भर पबजी खेले या टीवी देखे या मोबाइल चलाएगा तो जाहिर सी बात है आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आपको कि आपके पास सभी का पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव के अंदर 4 फिल्में डाउनलोड करो, कोई भी जो आपकी पसंद की है, और उन फिल्मों को आप अपने टीवी पर बराबर 4 फिल्में देख डालो एक साथ। बीच में खाना वाना भी खाओ, लेकिन कोशिश ये करना है कि सोना नहीं है। आप बराबर कंटिन्यू 4 फिल्में देख डालो, और 4 फिल्म देखने के बाद में फिर आप मुझे बताओ क्या रिजल्ट आता है। आप देखोगे आपका सिर चकरा रहा है, आंखें यूं बड़ी बड़ी सी हो गई है, अजीब सी घबराहट हो रही है। तो जब आप ये चीज को एकाग्र होकर जब आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो क्लास के अंदर उद्दीपन परिवर्तन हम क्या करते हैं कि आप चार्ट खोल दिया, मॉडल पेपर खोल दिया। अभी इसके अंदर हम कहेंगे साहब इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड, इसके अंदर देखिए अभी जैसे मैं आपको चला रहा हूँ, इसके अंदर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दी, मैं जो भी बात कर रहा हूँ सारी चीजें स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रही है। बाद में खुद इसका फीडबैक ले सकता हूँ, भाई मैंने जैसा बोला हुआ है कि आप तक मेरी बात सही रूप में पहुंची, क्या क्या मेरे पास कमियां हो सकती हैं, ये मैं अंदर से मैं ये चिंत कर सकता हूँ। तो हेल्थ और इफेक्ट को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मोबाइल की अपेक्षा उस सॉफ्टवेयर को आप लैपटॉप से अटैच कर लें या टीवी से अटैच कर लें या इस प्रकार के स्पीकर के द्वारा अटैच कर लें। तो जितने दूर से आप देखेंगे, जितनी बड़ी स्क्रीन पर चीज को देखेंगे उसका इफेक्ट कम होगा। और बच्चे को ये सब करने की अपेक्षा छोटे बच्चों के लिए बात करेंगे तो आप उनको जो है कहानियां सुनाइए। कहानी का मैंने बता दिया, देखिए मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको जियो वाला मैंने बताया था कि जियो पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक जो है पार्टली एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप जा करके आप क्या कर सकते हो, उनको आप जा करके बहुत सारी इसके अंदर छोटी छोटी कॉमिक्स हैं, चंपक है, नन्हे। आप देखिए अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कितने बच्चों ने चंदा मामा पढ़ी हुई है, तो आप कहेंगे सब चंदा मामा जानते नहीं है। मैं कहूँ कितने लोगों नंदन पढ़ी है, कितने लोगों नन्हे सम्राट पढ़ी, तो आप कहेंगे जानते नहीं है। तो जब आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने का तरीका क्या है कि आप वीडियो पे आप जिस मोबाइल पे आप पढ़ सकते हो,
स्क्रीन को बड़ी कर सकते हो, जूम करके आप पढ़ सकते हो, उसको आप अपने बच्चों को कहानी के रूप में सुना सकते हो, ऐसे बहुत सारे व्याख्यान कर सकते हो। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी बहुत सारी कहानियां पढ़ता हूँ, उन कॉमिक्स को पढ़ता हूँ, बाद में रात के समय जो है अपने बच्चों को सुनाने की कोशिश करता हूँ कि भाई इससे तुम्हारे ऊपर असर होगा। खैर, और क्या आप कुछ जानना चाह रहे हैं जी? सर मैं सुनील सर को वापस इनवाइट करना चाहूंगा, जरा थैंक्स ऑफ नोट दे दूं एक। ये सुनील सर हैं। यस यस, मैं सुन रहा हूँ सर। सर मैं चाह रहा हूँ कि आप सर एक मिनट वीडियो ऑन कर लें सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए सर, प्रश्न तो चलते रहेंगे और प्रश्नों की कमी नहीं है, और क्योंकि ये विषय ऐसा है कि और इस पे प्रश्नों की कोई कमी नहीं, डिस्कशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस समय, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और आपने मेरे ख्याल से सारी चीजें कवर कर दी, सुनील सर आपने भी, और भुवनेश्वर सर ने तो पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट पूरा कवर कर दिया। मेरे ख्याल से उनकी नॉलेज को सलाम है और आपकी नॉलेज को भी सलाम है। आप दोनों प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने इतना लंबा और इंटरेस्टिंग वेबिनार रखा कि मेरे ख्याल से लोग, स्टूडेंट अभी भी सब जुड़े हुए हैं। पिछले 2 घंटे हो गए हैं कंटिन्यूस, और मेरे ख्याल से सारे लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, कोई भी छोड़ के नहीं गया है। तो ये आपका खिंचाव है, आपका आकर्षण है, आपकी वाणी का आकर्षण है, आपकी वाणी में जो एक मुद्दा छुपा हुआ है कि स्टूडेंट की आप वहां तक पहुंच रहे हैं, आप स्टूडेंट के वहां तक पहुंच रहे हैं, आप कहां तक कि आप स्टूडेंट के मन तक पहुंच रहे हैं, आप उसकी बात को समझ रहे हैं कि वो क्या चाह रहा है। ये एक शिक्षक और एक शिक्षाविद की बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो बच्चों के मन तक पहुंचे और पार्टिसिपेंट के मन तक पहुंचे। मैं आप दोनों को शारदा देवी डिग्री कॉलेज और मैनेजमेंट की तरफ से आपसे फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, हमको इतना समय दिया, आपने उन सारी विषयों पर आपने चर्चा करी। मेरे ख्याल से बिंदु की कमी नहीं है, आपकी वाणी के जो दे रहे हैं आप, उसकी भी कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा सुने आपको। फिर किसी दिन हम आपसे फिर से रूबरू होंगे और फिर से आपसे समय लेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए। फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, सर तक पहुंचा देंगे। सर तक पहुंचाने के बाद कोशिश करेंगे कि उनसे वो आंसर हम वापस ले लें और आप तक वापस व्हाट्सएप के जरिए फिर से पहुंचा दें। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। भुवनेश्वर सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपको स्पेशली धन्यवाद, आपने सुनील सर को रूबरू कराया हमारे थ्रू। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि इस वेबिनार को विराम दें और फिर आपसे जुड़ेंगे, आपसे फिर से सेवाएं लेंगे, आपसे फिर से अपेक्षा करते हैं कि आप फिर से हमारे बच्चों के लिए और जो भी और बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए फिर से समय जरूर निकालेंगे। सभी छात्रों को और हमारे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। क्लास लेंगे, जब भी मौका लगेगा फिर से हम आपके बीच होंगे। बाकी मेरा नंबर सर के पास है, यदि आपको कुछ ऐसा पूछना हो तो आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आप मुझसे चाहेंगे मदद तो हमेशा हम तैयार हैं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार त्रिवेदी या शिक्षा संस्थान के जो भी शिक्षक है सभी आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील सर।